कहानी शुरू होने से पहले इस कहानी को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अध्याय 51 बेवकूफ़ वेनडोंगजुन। अरे अरे जल्दी आओ, यहाँ बत्तखों का एक झुंड है। वेनडोंगजुन झाड़ियों में लेटा हुआ फैंग यू की तरफ हाथ हिला रहा था। वेनडोंगजुन के मनाने पर फैंग यू ने वेनडोंगजुन के साथ शिकार पर जाने के लिए घर से शॉटगन फिर से चुरा ली। बस इतना ही। उस समय लियू जिचुआन नहीं थे, वह सेना में शामिल हो गए थे। फैंग यू हमेशा लियू जिचुआन से पूछना चाहता था कि अगर उस दिन फैंग यू साथ नहीं गया, भालू से नहीं मिला, तो क्या वह वेनडोंगजुन को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन किसी भी हालत में उसकी पिछली जिंदगी में जो दुखद घटना हुई थी वो नहीं हुई और इससे फैंग यू को समय से पहले ही बहुत सारा पैसा कमाने का मौका भी मिल गया। फैंग यू ने इस मामले को जाने देने का फैसला किया। शायद खुद लियू जिचुआन को भी इसका जवाब नहीं पता होगा। जब लोग इम्पल्सिव होते हैं तो वे बहुत सी ऐसी चीजें करते हैं जिनका उन्हें बाद में पछतावा होता है। ठीक से निशाना लगाओ और 3 की गिनती पर हम एक साथ गोली चलाएंगे। क्या तुम तैयार हो? 1, 2, फैंग यू ने कहा। बैंग बैंग, एक के बाद एक 2 गोलियां चलीं। वेनडोंगजुन खड़ा हुआ और खुशी से चिल्लाया। फैंग यू बहुत गुस्सा हो गया। मैंने 3 की गिनती में कहा, मैंने अभी 2 तक ही गिना था और तुमने गोली चला दी। फैंग यू ने गुस्से में कहा। जब फैंग यू ने गोली चलाई तो बाकी जंगली बत्तखें पहले ही उड़ चुकी थीं। तुमने क्या कहा? मैंने तुम्हें सुना नहीं। देखो, मैंने एक बत्तख को गोली मारी है। मैं एक शार्प शूटर हूँ, वेनडोंगजुन ने गर्व से कहा। फैंग यू, ये बेवकूफ़। वेनडोंगजुन आगे बढ़े और एक जंगली बत्तख को उठा लिया जिसका आधा शरीर बचा था। धत्तेरे की, दोनों गोलियां बत्तख पर लगीं। बत्तख का वजन लगभग 1 किलोग्राम था, लेकिन उसमें आधा किलोग्राम मांस बचा था। हा, ये बत्तख ऐसी दिख रही है तो तुम इसे कैसे खाओगे? अगर तुम इसे साफ भी कर पाओगे तो क्या तुम कोई डिश बना पाओगे? फैंग यू ने वेनडोंगजुन का बेरहमी से मजाक उड़ाया। कम से कम मैं तुमसे बेहतर तो हूँ, लेकिन ये बत्तख, इसे भूल जाओ, इसे यहीं छोड़ दो। वेनडोंगजुन हिचकिचाया और उसने इस बत्तख को फेंकने का फैसला किया। इस बंदूक का इस्तेमाल बड़े जानवरों पर किया जाना चाहिए, पक्षियों पर नहीं। फैंग यू ने कहा, पक्षियों का शिकार करना मज़ेदार नहीं है। खैर, अगले आधे घंटे तक कोई शिकार नहीं आएगा। मैंने देखा कि जंगल के पास बहुत सारे डैंडेलियन और मशरूम थे। हम खाली हाथ वापस नहीं जा सकते, वेनडोंगजुन ने कहा। फैंग यू ने वेनडोंगजुन को देखा और सोचा, ये कैसी अजीब सोच है। क्या तुमने कभी किसी शिकारी को शिकार पर जाते और जंगली मशरूम लेकर वापस आते देखा है? मैं एक ऐसा इंसान हूं जो हर मिनट लाखों कमा रहा हूं और मैं यहां तुम्हारे साथ शिकार करने आया हूं। अब तुम मुझसे जंगली मशरूम चुनने के लिए कह रहे हो? चलो चलें, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? वेनडोंगजुन ने कहा। वेनडोंगजुन फैंग यू को घसीटकर वापस जंगल में ले गया। वेनडोंगजुन खुशी खुशी जंगली मशरूम तोड़ रहा था, जबकि फैंग यू आलस से इधर उधर देख रहा था। अरे, ये किसकी ज़मीन है? यहाँ तरबूज हैं। एह, वहाँ तरबूज हैं। अभी मौसम बहुत गर्म है, चलो प्यास बुझाने के लिए एक तरबूज चुरा लेते हैं, फैंग यू ने कहा। वेनडोंगजुन की आंखें चमक रही थीं। क्या कोई तरबूज का खेत है? चलो, खेतों से तोड़े गए तरबूज दुकानों से खरीदे गए तरबूजों से ज़्यादा मीठे होते हैं। 1 मिनट रुको, मुझे लगता है कि यह ज़मीन अंकल तियान की है। अंकल तियान बहुत गुस्सैल हैं। अगर हम पकड़े गए तो हमारे लिए नरक बन जाएगा, फैंग यू ने कहा। मैंने सुबह अंकल तियान को देखा, वह अपने खरबूजे बेचने के लिए गांव गए थे। खेत में कोई नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, मैं तरबूज तोड़ने में एक्सपर्ट हूँ। मैं आपके लिए सबसे अच्छा खरबूजा तोड़ूंगा, वेनडोंगजुन ने गर्व से मुझ पर भरोसा करो वाली नज़र से कहा। तड़क, शॉटगन की बद से उसने तरबूज तोड़ना शुरू कर दिया। जो पके नहीं थे उन्हें बदल दो। तड़क, एक और तरबूज टूट गया। पका नहीं है, नहीं चाहिए। जब वेनडोंगजुन 8वें तरबूज को तोड़ने लगा तो फैंग यू ने जल्दी से उसे रोक दिया। क्या वह सच में उतना एक्सपर्ट है जितना वह होने का दावा करता है? भले ही उसने खेत के सारे खरबूजे तोड़ दिए हों, फिर भी उसे एक भी अच्छा खरबूजा नहीं मिला। रुको, वह पक गया है। चलो जल्दी से खाते हैं और फिर वापस जाकर देखते हैं कि क्या वे बत्तखें वापस आईं, फैंग यू ने कहा। ठीक है, हम बस यही खा लेंगे। कुछ दिन पहले मैं लियांग भाई के साथ यहाँ आया था। मैंने जो तीसरा खरबूजा तोड़ा था वह सबसे अच्छा था, वेनडोंगजुन ने गर्व से कहा। फैंग यू उससे पूछना चाहता था, इसमें गर्व करने लायक क्या है? जब ये दोनों आधा आधा तरबूज पकड़कर खा रहे थे तो खेत की झोपड़ी के पीछे एक छोटी सी आकृति दिखाई दी। तियानजी को उसके मम्मी पापा ने खरबूजे के खेत की देखभाल के लिए भेजा था। वह झपकी लेने ही वाला था कि उसने कुछ आवाज़ें सुनी। तियानजी चौंक गया। क्या खरबूजे चुराने के लिए शॉटगन लाने की ज़रूरत है?
काला थूथन उसकी तरफ तान दिया गया और उसके पैर नर्म हो गए। फैंग यू ने जल्दी से शॉटगन को ऊपर की ओर धकेला। तुम पागल हो, तुम लोगों पर शॉटगन कैसे तान सकते हो? वेन डोंगजुन ने हंसते हुए कहा, ये लोडेड नहीं था। फिर उसने इसे साबित करने के लिए ट्रिगर खींच दिया। ये भी सही नहीं है। तुम तियानजी को देखो, वह बहुत डरा हुआ है और रोने वाला है। फैंग यू ने शॉटगन नीचे रखी और तियानजी के पास गया। तियानजी रोने लगा। वह बहुत डर गया था और अभी रोना भूल गया। आधे मिनट से भी कम समय में तियानजी का छोटा सा चेहरा आंसुओं से भर गया। वेन डोंगजुन हैरान रह गया। वह बस इस छोटे बच्चे को डराना चाहता था। किसे पता था कि यह बच्चा इतना डर जाएगा। जब वेन डोंगजुन छोटा था तो उसने अपने हाथों में पटाखे जलाने की भी हिम्मत की थी। रो मत, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। वेन डोंगजुन ने तियानजी को दिलासा देने की कोशिश की। वाटिल्ड टिल्ड 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 वाटिल्ड। तियानजी अभी भी रो रहा था। वेन डोंगजुन घबरा गया। अगर तियानजी ने अपने पापा से शिकायत की तो उसे बहुत मार पड़ेगी। रोना बंद करो, बताओ तुम क्या चाहते हो? वेन डोंगजुन ने बेसब्री से कहा। डैडी ने मुझे खरबूजों पर नज़र रखने के लिए कहा था और तुमने सारे खरबूजे तोड़ दिए। तियानजी ने रोते हुए कहा। रो मत, इन सभी खरबूजों के पैसे मैं दूंगा। मैं तुम्हें हर आधे किलोग्राम के लिए 3 सेंट दूंगा। इन सभी खरबूजों को हम 50 किलोग्राम तक राउंड ऑफ करेंगे। मैं तुम्हें इन खरबूजों के लिए 5 RMB दूंगा। वेन डोंगजुन ने फैंग यू से 5 RMB लिए और तियानजी के हाथों में रख दिए। फैंग यू ने वेन डोंगजुन की तरफ देखा और सोचा, मुझे पैसे देने की क्या ज़रूरत है? भूल जाओ, खरबूजे चुराने का आइडिया भी मेरा ही था। तियानजी ने रोना बंद कर दिया और अपने छोटे हाथों से पैसे पकड़े हुए कहा, नहीं, तुम दोनों शिकार पर जा रहे हो। मुझे भी साथ ले चलो। क्या तुम ये शॉटगन उठा भी सकते हो? अगर तुम शॉटगन उठा भी सकते हो तो क्या तुम रिकॉइल झेल पाओगे? जल्दी करो और वापस जाओ। हम जा रहे हैं, वेन डोंगजुन ने जवाब दिया। अचानक एक गाड़ी के आने की आवाज़ आई। अच्छा नहीं, अंकल तियान खरबूजे बेचकर वापस आए थे। फैंग यू और वेन डोंगजुन ने एक दूसरे को देखा और भागने लगे। ये शिकार करने या मशरूम तोड़ने के बारे में सोचने का समय नहीं था। वे अपनी कार की ओर वापस भागे। दोपहर में तियानजी और उसके पिता फैंग यू के घर गए। पूरी कहानी सुनने के बाद फैंग जिंगताई उनसे माफ़ी मांगता रहा और फैंग यू को पंख वाले डस्ट से पीटा। तियानजी और उसके पिता के जाने के बाद फैंग यू सोफे पर लेट गया और अपने पिता को उस पर दवा लगाने दी। फैंग यू को लगा कि वह बेकसूर है। उसने तियानजी को धमकाया नहीं था और 5 RMB उसकी जेब से थे। उसे उन्हें फिर से हर्जाना क्यों देना चाहिए? उस छोटे बदमाश ने ज़रूर 5 RMB अपनी जेब में डाले होंगे। लेकिन अगले दिन वेन डोंगजुन को देखने के बाद फैंग यू को काफ़ी बेहतर महसूस हुआ। वेन डोंगजुन को उसके पिता ने लटका दिया और विलो की डालियों से पीटा। उसे बार बार थप्पड़ भी मारे गए जब तक उसकी नाक से खून नहीं निकलने लगा। देखते हैं कि क्या वह अब भी दूसरों पर बंदूक तानने की हिम्मत करता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस बार वेन डोंगजुन की मां ने उसके पिता को नहीं रोका और साथ मिलकर अपने बेटे को हराने में मदद भी की। कपल ने मिक्स्ड डबल्स खेलकर खूब मज़ा किया। उन्होंने कुछ विलो की टहनियाँ भी तोड़ीं। तुम्हें लगता है कि तुम शहर के 3rd हाई स्कूल में एडमिशन ले चुके हो और तुम जो चाहो कर सकते हो। अगर तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो तुमने कितनी भी पढ़ाई कर ली हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं। दोनों परिवारों की दोनों शॉटगनें तोड़ दी गईं और ऐसा लगा कि वे फिर कभी शिकार पर नहीं जा सकेंगे। अगले दिन ली शिकियांग ने फ़ोन करके बताया कि कारें तैयार हैं। कुछ लोग तो दाम भी पूछ रहे थे। उसे फैंग यू को बिंग शहर वापस लाना है। फैंग यू को आखिरकार खेत से भागने का बहाना मिल गया। उसे इस बेवकूफ़ वेन डोंगजुन से दूर रहना था। वेन डोंगजुन हमेशा उसे मुसीबत में डालता है। ट्रांसलेटर नोट: किसी पर भी बंदूक लोडेड हो या नहीं तानना सही नहीं है। असल में बंदूक का इस्तेमाल सिर्फ किसी जिम्मेदार बड़े की देखरेख में ही करना चाहिए। हालांकि वेन डोंगजुन एक बेवकूफ़ है जो बिना दिमाग का इस्तेमाल किए काम करता है, फिर भी वह फैंग यू का सबसे अच्छा दोस्त है। चैप्टर 52 ब्रांड पहचान बढ़ाना। शियाओ यू, तुम आखिरकार वापस आ ही गए। इन कारों की सेलिंग प्राइस क्या है? कई लोग कारों की कीमत के बारे में पूछ रहे हैं। ली शिकियांग ने कहा। क्या उन्होंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स छोड़ी हैं? फैंग यू ने पूछा। हाँ, लेकिन आप हमें बेचने की इजाज़त क्यों नहीं देते? अगर हम उन्हें अपने पास रखेंगे तो क्या कारों की कीमत कम नहीं हो जाएगी? ली शिकियांग ने पूछा। फैंग यू ने ली शिकियांग की तरफ देखा और कहा, ये किसने कहा? क्या उन लोगों ने उन कारों के लिए कीमत नहीं बताई थी? क्या उन्होंने जो कीमतें बताई थीं वे बहुत ज़्यादा थीं? मैं गारंटी देता हूं कि 3 दिनों के अंदर कीमतें और भी ज़्यादा हो जाएंगी। फैंग यू की रिक्वेस्ट के अनुसार कारों के हर मॉडल में एक ऐसी कार होनी चाहिए जिसे रिफर्बिश्ड किया गया हो। फैंग यू इन कारों की सेलिंग प्राइस बढ़ाना चाहता है। चीन में अब कौन सी लग्जरी कारें थीं? 2 ब्रांड, मर्सिडीज़ बेंज और BMW, ने चीन में अभी अभी कुछ पॉपुलैरिटी हासिल की थी।
टोयोटा की पॉपुलैरिटी भी दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ गई थी। सबसे पॉपुलर मॉडल टोयोटा क्राउन है। चीन में दूसरे ऑटोमोबाइल ब्रांड्स की ब्रांड पहचान अभी भी काफ़ी कम थी। हालांकि चीन में कुछ लग्जरी कारें थीं, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। उदाहरण के लिए, रोल्स रॉयस के अलावा, जो अभी भी थोड़ी जानी मानी थी, दूसरी ब्रिटिश लग्जरी कारें जिन्हें फैंग यू ने इंपोर्ट किया था, उनके बारे में अभी भी ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। चीन में अब ज़्यादातर अमीर लोग नए अमीर टाइकून थे, जिनके पास ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं थी और वे तुलना करना और दिखावे में ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे। लेकिन चीन में बहुत कम इम्पोर्टेड कारें थीं। कई बार उनके पास पैसे होने पर भी एक भी इम्पोर्टेड कार नहीं मिल पाती थी। इसके अलावा वहाँ बहुत सारे ऐसे आधे टाइकून थे जो बस अमीर थे लेकिन ज़्यादा अमीर नहीं थे। इन लोगों को अपना स्टेटस दिखाने के लिए एक अच्छी कार की बहुत ज़रूरत है और वे इम्पोर्टेड नई कारें नहीं खरीद सकते। ये वह मार्केट सेगमेंट है जिसे फैंग यू टारगेट करना चाहता है। जो लोग गाड़ी चलाना जानते हैं वे आज जाएं। अगले कुछ दिनों तक आपकी नौकरी उन बड़े होटलों और कंपनियों के बाहर रहेगी। वहां जाएं और अपनी बढ़ाई करें। फैंग यू ने कहा। सब हैरान थे, ये किस तरह का काम है। आज बिंग सिटी होटल के एंट्रेंस पर दो बहुत खास कारें दिखाई दीं। कारें बहुत आकर्षक और बहुत नीचे थीं, एक नीली और एक लाल। जो भी उनके पास से गुजरा वह उन्हें दोबारा देखे बिना नहीं रह सका। दोनों ड्राइवर कार से नीचे उतरे और उनमें बहस हो गई। तुम गाड़ी कैसे चलाते हो? क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? मेरी कार की कीमत 1 मिलियन RMB से ज़्यादा है। जगुआर, क्या तुमने कभी जगुआर के बारे में सुना है? क्या तुम इसे खरीद सकते हो? बड़ा सनग्लास पहने एक नौजवान नीली कार से नीचे आया और उसने नौजवान को लाल कार से धक्का दे दिया। नौजवान ने जानबूझकर जगुआर का जिक्र 2 बार जोर से किया था। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही अच्छी कार चलाते हो? मेरी कार भी 10 लाख RMB से ज़्यादा की है। लोट्स स्पोर्ट्स कार, क्या तुम लोट्स के बारे में जानते हो? लाल कार के ड्राइवर ने जोर से जवाब दिया। मेरी कार स्पोर्ट्स कार है। अगर मैं एक्सीलरेटर दबाता हूं तो आप केवल मेरी टेललाइट देख सकते हैं। जैगुआर ड्राइवर ने कहा। झूठ, तुम झूठ बोलते रहो। मैंने अभी तक बिंग सिटी की सड़कों पर ऐसी कोई कार नहीं देखी जो मेरी कार से आगे निकल सके। खुश नहीं हो? रेस के बारे में क्या ख्याल है? लोट्स ड्राइवर ने कहा। ज़रूर, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ। जैगुआर ड्राइवर ने जवाब दिया। ये दोनों ड्राइवर मुड़े, अपनी कारों में बैठे और एक ही समय पर इंजन स्टार्ट किया। एक झटके में वे चले गए। वाह टिल्डर, देखने वाले हैरान रह गए। ये कारें सच में बहुत तेज थीं। कोई हैरानी नहीं कि इनकी कीमत 10 लाख से ज़्यादा थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि दोनों कारों पर कोई लाइसेंस प्लेट नहीं थी। 1 मिलियन RMB से ज़्यादा की कार खरीदें। अगर किसी के पास इतने पैसे हों तो वह बैंक में जमा कर सकता है और सिर्फ ब्याज से ही उसकी पूरी जिंदगी चल सकती है। तभी होटल से एक बड़ा बॉस बाहर आया, उन 2 कारों की तरफ इशारा किया और अपने फॉलोअर्स से पूछा, ये कौन सी कारें हैं? काफ़ी तेज़, मेरी वोल्गा से भी तेज़। बॉस, मुझे भी नहीं पता, मैं जाकर पूछूंगा, उनके फॉलोअर ने जवाब दिया। फॉलोअर थोड़ी देर बाद वापस आया और अपने बॉस को उन 2 कारों का नाम बताया। जैगुआर और लोट्स, दोनों ही स्पोर्ट्स कारें हैं। स्पोर्ट्स कारें, लगता है कारें तेज़ हैं। जाओ और पता करो कि मैं एक कहाँ से खरीद सकता हूँ और वे कितने में बिक रही हैं। बॉस ने कहा। कई हाई-एंड जगहों पर भी ऐसा ही हुआ। ये कारें ऐसी थीं जिनके बारे में पहले कभी सुना या देखा नहीं गया था, लेकिन ये कारें बहुत खूबसूरत थीं। कुछ एलिगेंट लग रही थीं, कुछ प्रेस्टीजियस, कुछ लग्जरी और कुछ डोमिनेटरी थीं। और ये कारें बिंग सिटी में पहले कभी नहीं देखी गई थीं। लेकिन ड्राइवरों के बीच हुई बहस से उन्हें पता चला कि ये सभी कारें इंपोर्टेड लग्जरी कारें थीं और बहुत महंगी थीं। कुछ लोग जो दिखावा करना पसंद करते थे, उन्होंने लोगों को आसपास पूछने के लिए भेजा। वे जानना चाहते थे कि इन कारों का मालिक कौन है और उन्हें कहाँ से खरीदा जा सकता है। अगर वे ही इन कारों को चलाते थे तो दूसरों को पता चल जाएगा कि वे अमीर हैं। लगातार 3 दिनों तक फैंग यू ने अपने स्टाफ को दोपहर और शाम को अपनी कारों का प्रचार करने के लिए भेजा। तीसरी रात, कपड़ों की फैक्ट्री। हम कपड़े नहीं खरीदते, वू जीगांग ने कहा और झाओ दिनताई को बाहर निकालने की कोशिश की। अरे, मैं यहाँ कपड़े बेचने नहीं आया हूँ। मैंने सुना है कि आपकी कंपनी के पास ब्रिटिश कारें हैं। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? झाओ दिनताई ने जवाब दिया। तुम्हें कैसे पता चला? लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है और बहुत से लोग अभी उन्हें देख रहे हैं। तुम्हें पहले उनके ख़त्म होने का इंतज़ार करना होगा, वो जिगांग ने कहा। प्लीज़ भाई, मुझे एक खरीदने की जल्दी है। मैं कैश दे सकता हूँ, झाओ दिनताई ने कहा। परसों उसकी पड़ोस के एक प्रांत के बॉस के साथ कुछ बिजनेस बातचीत थी और बॉस ने उसकी कार, एक FSO फैब्रिका समोचोडो वोसोबोविच, देखी और चला गया। बॉस ने कहा कि झाओ दिनताई एक अच्छी कार भी नहीं खरीद सकता, जिसका मतलब ये भी है कि वह पैसे के मामले में स्थिर नहीं था।
वह बॉस सिर्फ देश में बनी ऑडी 100 चला रहा था। झाओ दिनताई ने सुना था कि ताइहुआ ट्रेडिंग के पास इंपोर्टेड लगभग नई सेकंड हैंड लग्जरी कारों का एक बैच है। रिफर्बिशमेंट के बाद ये कारें बिल्कुल नई जैसी दिखती हैं। अगर उसने कोई इंपोर्टेड लग्जरी सेकंड हैंड कार खरीदी और अगर उसने यह नहीं कहा कि कार सेकंड हैंड है तो किसे पता चलेगा। इस तरह जब दूसरे लोग उसकी चलाई हुई कार देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि उसकी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। लोगों को इस कार का ब्रांड नहीं पता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक उसने गलती से ये बता दिया हो कि कार 1 मिलियन RMB से ज़्यादा की है। वो जिगांग झाओ दिनताई को मोटर फैक्ट्री ले आया। फैंग यू ने उन्हें कहा था कि इन लोगों को दोपहर ठीक 2 बजे वहां ले आएं। इन लोगों को बता दें कि उनकी कारों में और भी बहुत से लोग दिलचस्पी रखते हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये लोग मोलभाव न कर सकें। पहले तो उनमें से कई, जैसे झाओ दिनताई, कीमत पर मोलभाव करना चाहते थे, 500,000 RMB से ज़्यादा की यूज्ड कार। लेकिन ताइहुआ ट्रेडिंग कंपनी के स्टाफ अड़े हुए थे। अगर आप खरीदने को तैयार नहीं हैं तो दूसरे लोग भी होंगे जो ये कीमत देने को तैयार होंगे। ये लोग कारों की टेस्ट ड्राइव भी करते हैं और उन्हें खुद कारों की कंडीशन पता होती है। वे ताइहुआ ट्रेडिंग का रवैया देखते हैं। ताइहुआ ट्रेडिंग अपनी कीमतों को लेकर बहुत पक्की थी और इन कारों की क्वालिटी पर भरोसा रखती थी। भूल जाओ, मोलभाव करने का कोई मतलब नहीं है। ये कारें इंपोर्टेड मर्सिडीज से भी बहुत सस्ती थीं और हैंडलिंग भी बहुत अच्छी थी। साथ ही बाहर का हिस्सा नया दिखता है, किसे पता चलेगा कि ये कारें सेकंड हैंड थीं। ठीक इसी तरह पहले दिन इकट्ठा हुए 8 लोगों ने कारें खरीदीं। ताइहुआ ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट में 4 मिलियन RMB कैश आया। अगले दिन उन्होंने 7 कारें बेचीं और तीसरे दिन 5 कारें। बाकी कारें, जिसमें कई टोयोटा क्राउन भी शामिल थीं, चौथे दिन बिक गईं। हालांकि फैंग यू ने एक लैंड रोवर अपने पास रख ली। अपना बिजनेस इतना अच्छा देखकर फैंग यू ने तुरंत किरिलेंको को फ़ोन करके पूछा कि कारों का दूसरा बैच कब तक आ सकता है। अध्याय 53 सॉन्ग ज़ियाओफेंग। जब किरिलेंको को पता चला कि फैंग यू ने 1 महीने से भी कम समय में सभी 30 कारें बेच दी हैं तो वह हैरान रह गए। वह अभी भी कारों का दूसरा बैच खरीदने की प्रोसेस में थे। मॉस्को के आसपास ज़्यादा ब्रिटिश लग्जरी कारें नहीं थीं। किरिलेंको के अनुसार वह ज़्यादा से ज़्यादा 100 और कारें खरीद सकते थे और यह सब अभी भी सोवियत यूनियन आर्मी के नाम पर था। नहीं तो शायद वह इतनी कारें भी नहीं खरीद पाते। फैंग यू खुश नहीं था। वह इस यूज्ड कार बिजनेस से 1 बिलियन RMB कमाना चाहता था। अब ऐसा लगता है कि कॉस्ट, टैक्स वगैरह निकालने के बाद वह ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिलियन RMB कमा सकता था। अगर दूसरों को पता होता कि फैंग यू क्या सोच रहा है तो उन्हें खून की उल्टी आ जाती। 10 मिलियन RMB अभी भी कम माना जाता था। अब चीन में बहुत सारे करोड़पति भी नहीं थे। एक अच्छी खबर भी थी, किरिलेंको और उसके पार्टनर्स ने बहुत पैसा कमाया होगा। इस महीने उन्हें 1 मिलियन रूबल का सामान चाहिए था। फैंग यू ने पहले ही ली शिकियांग से सप्लायर्स से कांटेक्ट करने के लिए कह दिया था। ली शिकियांग के आसपास होने से फैंग यू ये सारे काम उसे दे सकता है। लेकिन यह अच्छा मूड ज़्यादा दिन नहीं चला और मुसीबतें फैंग यू के दरवाजे पर दस्तक देने लगीं। पहले तो फैंग यू को लगा कि यह सरकारी अधिकारियों की तरफ से है। क्या ऐसा हो सकता है कि सरकार उसे सेकंड हैंड कार का बिजनेस करने की इजाज़त नहीं देती? लेकिन अपने स्टाफ की बात सुनने के बाद उसे पूरी कहानी समझ आ गई। कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी कारें खरीदना चाहते थे लेकिन उनकी सारी कारें बिक चुकी थीं। इन छोटी छोटी बातों से उसे क्यों परेशान करना, बस इन लोगों को बता दो कि कारें बिक चुकी हैं और उन्हें 1 महीने तक इंतज़ार करना होगा। हालांकि फैंग यू मन ही मन बड़बड़ा रहा था, फिर भी वह कंपनी चला गया। वह देखना चाहता था कि यह घमंडी कस्टमर कौन है। वह अपने स्टाफ को दिखाना चाहता था कि वह इस तरह के कस्टमर को कैसे हैंडल करता है। कंपनी में उसने देखा कि कुछ गड़बड़ है। वहाँ इतने सारे लोग कैसे थे और उसके स्टाफ इतने डरे हुए क्यों थे? उसके स्टाफ मोटर फैक्ट्री में काम करने वालों के बच्चे थे। बचपन से ही वे परेशानियां और लड़ाई झगड़े करते रहे थे। वे किससे डरते थे? वो जिगांग, क्या हो रहा है? फैंग यू ने पूछा। तो तुम उनके बॉस हो? फैंग यू, एक घमंडी आवाज़ आई। फैंग यू ने मुड़कर देखा कि बोलने वाला एक कुर्सी पर बैठा था। ये बहुत घमंड है। मेरे लोग सब खड़े थे और तुम कुर्सी पर बैठे हो। तुम्हें लगता है कि यह जगह तुम्हारी है? आप? फैंग यू ने पूछा। तुम मास्टर सॉन्ग को जानते भी नहीं हो और तुम यहाँ बिंग सिटी में बिजनेस करने की हिम्मत कर रहे हो? कुर्सी के पीछे खड़ा एक आदमी चिल्लाया। उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे बिंग सिटी में ऐसा कोई नहीं है जिसने मास्टर सॉन्ग के बारे में न सुना हो। फैंग यू को सच में नहीं पता कि यह मास्टर सॉन्ग कौन है। उसने बिंग सिटी और प्रांत के सभी नेताओं के बारे में पूछा था। उसने कभी सॉन्ग सरनेम वाले किसी के बारे में नहीं सुना था। वो जिगांग फैंग यू के पास गया और फुसफुसाया, मैनेजर फैंग, ये सॉन्ग शियाओफेंग है। ये सॉन्ग लाओसी का भतीजा है। लोग इस मास्टर सॉन्ग को लोंगजियांग नंबर 1 यंग मास्टर कहते थे।
आपको सोंग लाओसी के बारे में तो पता ही होगा। सोंग लाओसी। फैंग यू हैरान था। सोंग लाओसी बिंग सिटी में एक जाना माना चेहरा थे। वह हाल के इतिहास के टॉप 10 स्टेरॉयड बॉस में से एक थे। उन्हें गोली लगने के कई साल बाद भी उनके बारे में कहानियां थीं। सोंग लाओसी एक आम राजमिस्त्री था और बाद में उसने सिर्फ तोड़फोड़ का काम किया। इमारतों को खाली कराने और गिराने के लिए अपने हिंसक तरीकों का इस्तेमाल करके उसने जल्दी ही अपने फॉलोअर्स का एक ग्रुप बना लिया। अब उसने सभी तोड़फोड़ के कामों पर मोनोपोली कर ली और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए भी उसकी मंजूरी ज़रूरी थी। अगर वह मंजूरी नहीं देता तो कोई भी इमारत नहीं बन सकती। सोंग लाओसी के बारे में सबसे मशहूर अफवाह ये थी कि जब उसने तोड़फोड़ शुरू की तो रहने वाले दूसरी जगह जाने को तैयार नहीं थे। सोंग लाओसी ने उन रहने वालों को इकट्ठा किया और उनके सामने अपनी छोटी उंगली काट दी। फिर उसने रहने वालों से कहा, अगर उनमें से कोई भी वह कर सकता है जो उसने अभी किया तो उसे दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। रहने वाले हैरान रह गए। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा और दूसरी जगह जाने और तोड़फोड़ का काम जल्दी से पूरा हो गया। सोंग लाओसी की रेप्यूटेशन तेज़ी से फैल गई। अपने आदमियों और काम करने के बेरहम तरीकों पर भरोसा करके उसने कई डेमोलिशन कंपनियों को भगा दिया। हर लड़ाई के दौरान सोंग लाओसी हमेशा सबसे आगे रहता था और उसे कई बार हिरासत में लिया गया। लेकिन हर बार जब वह रिहा होता तो वह और ज़्यादा पॉपुलर और घमंडी हो जाता। बाद में उसने शहर के सरकारी अधिकारियों के साथ कुछ कनेक्शन बना लिए और तब से कोई भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करता। सोंग लाओसी के अमीर होने के बाद उनके बारे में एक दूसरी कहानी भी प्रचलित हुई। हर दिन पुराने घरों को तोड़ना और हर रात दूल्हा बनना। अफवाहें थीं कि सोंग लाओसी एक बदचलन आदमी था। जब वह सड़कों पर किसी औरत को देखता था तो उसे पसंद करता था, वह सीधे उस औरत को अपनी कार में खींच लेता था और वहीं उसका रेप कर देता था। काम हो जाने के बाद वह उस औरत और पैसों के ढेर को अपनी कार से फेंक देता था। बहुत सी औरतें बोलने की हिम्मत नहीं करतीं, लेकिन कुछ औरतें ऐसी भी थीं जिन्होंने पुलिस में रिपोर्ट की और नतीजा हमेशा ये होता था कि या तो सबूत काफ़ी नहीं होते थे या कोई और सोंग लाओसी की गलती मान लेता था। जिन लोगों ने उसकी रिपोर्ट की उनकी हड्डियां टूट गईं और उनके परिवारों को भी नहीं बख्शा गया। सोंग लाओसी के बारे में और भी कई अफवाहें थीं। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि उनके फॉलोअर्स लोगों को गोली मारने की हिम्मत करते हैं और सोंग, मैंने सुना है कि आपकी कंपनी स्पोर्ट्स कार बेचती है। मुझे वह चाहिए जिसका लोगो तेंदुआ हो। सोंग शियाओफेंग ने पूछा। उस ब्रांड का नाम जगुआर है। ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड और ब्रिटिश रॉयल्टीज़ की पसंदीदा थी। तुम्हें वह कार पसंद है? लेकिन मेरी सारी कारें सेकंड हैंड थीं। फैंग यू ने जवाब दिया और जानबूझकर जोर दिया कि वह यूज्ड कारें बेच रहा था। सोंग लाओसी के स्टेटस के साथ सोंग शियाओफेंग को अभी भी सेकंड हैंड कारें खरीदने की ज़रूरत है। सेकंड हैंड या फर्स्ट हैंड? तुम्हें लगता है कि मुझे इसकी परवाह है? नई कारों को बुक करना पड़ता है और कार डिलीवर होने में कुछ महीने लगेंगे। तुम मुझे अभी एक सेकंड हैंड जगुआर दो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। सोंग शियाओफेंग ने कहा। मास्टर सोंग, इंतज़ार नहीं कर सकते, लेकिन मेरी सारी कारें बिक चुकी हैं। मैं आपको कार सबसे पहले 2 हफ्ते बाद ला सकता हूँ, फैंग यू ने कहा। फैंग यू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कारें किसे बेची गईं। अगर उसके पास कोई कार होती तो वह इस कम समय के मास्टर सोंग को ज़रूर बेचता। फैंग यू सोंग लाओसी का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। उससे निपटने के लिए कोई और होगा। 2 साल बाद सोंग लाओसी पकड़ा जाएगा और फायरिंग स्क्वाड उसे मौत की सज़ा सुनाएगा। फैंग यू बस लो प्रोफाइल रहना चाहता है और अपना एम्पायर बनाना चाहता है। लेकिन फैंग यू के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अब उसके पास कोई कार नहीं थी। अगर इस मास्टर सोंग ने पहले कहा होता तो वह उसके लिए एक अच्छी कार रख लेता। मैं कार के लिए आपके पास आया हूं और आपको मुझे वह कार देनी होगी जो मैं चाहता हूं, सोंग शियाओफेंग चिल्लाया। अध्याय 54 नाइट क्लब। फैंग यू की आंखें सिकुड़ गईं और उसका एक्सप्रेशन वापस नॉर्मल हो गया। वह मुस्कुराता रहा और बोला, लोग हमेशा मास्टर सी फैंग यू सोंग लाओसी की बात कर रहे हैं कि लॉयल्टी के लिए तारीफ करते हैं और आम लोगों को कभी नहीं दबाते। लगता है ये अफवाहें झूठी थीं। तुम्हारी हिम्मत मेरे चाचा के बारे में बुरा बोलने की। सोंग शियाओफेंग अचानक खड़ा हुआ और फैंग यू का कॉलर पकड़ लिया। अगर तुम्हें कार चाहिए तो तुम्हें इंतज़ार करना होगा। अगर मेरी सारी कारें बिक भी गईं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरे पास अभी भी एक लैंड रोवर है। अगर मास्टर सोंग को कोई दिक्कत नहीं है तो मैं एक वादे के बदले तुम्हें ये दे सकता हूँ, फैंग यू ने शांति से कहा। हा, तुम एक दिलचस्प नौजवान हो। तुम में हिम्मत है। लेकिन तुमने सही कहा, हम जियांग हुआ कंपनी से समझदार लोग हैं। रोवर कार कहाँ है? मैं देखना चाहता हूँ कि क्या यह मेरे वादे के लायक है, सोंग शियाओफेंग ने कहा। सोंग शियाओफेंग सोंग लाओसी से प्रभावित था और एक गैंगस्टर की तरह बात करता था। सोंग लाओसी ने उसे हमेशा दूसरों के साथ समझदारी से पेश आना सिखाया था। लेकिन अगर दूसरा पक्ष उनकी तर्क नहीं सुनता
तो उनसे बात करने के लिए मुंह के चाकू और बंदूक का इस्तेमाल करो। क्योंकि यह फेंग यू इतना समझदार था और उसे एक कार भी देना चाहता था, इसलिए वह फेंग यू को नहीं पीटेगा। ये रहा। फेंग यू ने दरवाजे के बाहर खड़ी लैंड रोवर की ओर इशारा किया। ये लैंड रोवर जीप से ज़्यादा अच्छी दिखती है, लेकिन यह अभी भी एक बड़ी जीप है। मैं ये कार क्यों चलाऊं? जब आपके पास कोई स्पोर्ट्स कार नहीं है तो मुझे एक लग्जरी कार दिला दो। मैंने सुना है कि आप रोल्स रॉयस ले सकते हैं। मुझे यह मत बताना कि आप रोल्स रॉयस अपने लिए रख रहे हैं। सोंग शियाओफेंग ने पूछा। बड़ी जीप? लैंड रोवर को सच में बड़ी जीप माना जा सकता है, लेकिन ये जीप आम लोगों के लिए नहीं है। यूनाइटेड किंगडम में सिर्फ रॉयल गार्ड्स ही इस लैंड रोवर को चला सकते हैं। ये लैंड रोवर बहुत मजबूत है। मास्टर सोंग BMW चला रहे हैं, है ना? मैं शर्त लगाता हूं कि अगर ये दोनों कारें टकरा गईं तो BMW टूट जाएगी और लैंड रोवर को सिर्फ खरोंचें आएंगी। फेंग यू ने कहा। क्या तुम सीरियस हो? सोंग शियाओफेंग ने पूछा। अगर लैंड रोवर सच में इतनी मजबूत होती तो वह एक ज़रूर लेता। पिछली बार जब वह अपने दुश्मन बॉस को पकड़ने गया था तो उसके दुश्मन ने उसकी कार को क्रैश कर दिया था और दुश्मन बॉस भाग गया था। अगर उसके साथ दोबारा ऐसा हुआ तो वह लैंड रोवर को सीधे सामने से चला देगा। तुम जाओ और देखो कि क्या ये कार सच में इतनी मजबूत है। सोंग शियाओफेंग ने चाबी पीछे खड़े अपने एक फॉलोअर को दे दी। टकरा जाना। फेंग यू का दिल जोर से धड़का। यह पागल आदमी। सोंग शियाओफेंग ने अपने फॉलोअर से लैंड रोवर को ताई हुआ ट्रेडिंग के किराए के वेयरहाउस बड़े आयरन गेट में ले जाने को कहा। अच्छी बात यह थी कि फेंग यू इस लैंड रोवर को डाइव करने वाला था और उसने जानबूझकर फ्रंट बम्पर को मजबूत किया था। लैंड रोवर को क्रैश से सच में कोई नुकसान नहीं हुआ। हा, अच्छी कार। ये सच में एक अच्छी कार है। मैं इसे ले लूंगा। तुम मुझसे क्या वादा चाहते हो? सोंग शियाओफेंग ने खुशी से कहा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के लैंड रोवर लेने का फैसला किया। फेंग यू ने अपनी लाठी की ओर इशारा करते हुए कहा, ये मेरी लाठी हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर भविष्य में इनसे अनजाने में मास्टर सी या मास्टर सोंग के फॉलोअर्स को बुरा लगा तो आप उन पर हल्के में लेंगे। सोंग शियाओफेंग ने अपनी भौहें उठाईं और पूछा, केवल इतना ही? उसने सोचा कि फेंग यू के लिए क्या मुश्किल हालात होंगे। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि फेंग यू उससे सिर्फ थोड़ी सुरक्षा चाहता है। अगर फेंग यू उन्हें उकसाता नहीं है तो वे फेंग यू के लिए परेशानी खड़ी करने में भी आलसी हैं। बस इतना ही। मास्टर सोंग, आप सहमत हैं? फेंग यू ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं एक नया नाइट क्लब खुला है। मैं आज रात तुम्हें ट्रीट दूंगा। सोंग शियाओफेंग ने कहा। सोंग लाओसी को नाइट क्लब, बार और दूसरी जगहों पर जाना पसंद है। सोंग शियाओफेंग उसके साथ ऐसी जगहों पर जाता था और उसे इन जगहों की आदत हो गई थी। मास्टर सोंग, मुझे डांस करना नहीं आता। फेंग यू ने कहा। तुम मुझे मना कर रहे हो? सोंग शियाओफेंग ने मजाक उड़ाया। बिंग सिटी में कोई भी उसका न्योता मना नहीं कर सकता। नहीं, मुझे सच में डांस करना नहीं आता। ठीक है, मैं वहाँ रहूँगा, फेंग यू ने जवाब दिया। हा, ये सही है। तुम लोग भी जाओगे? आज 7 बजे मैं तुम सब के लिए ड्रिंक्स खरीदूंगा, सोंग शियाओफेंग ने खुशी से कहा। सोंग शियाओफेंग और उसके आदमियों के जाने के बाद वू जिगांग और बाकी लोग फेंग यू के चारों ओर इकट्ठा हो गए। मैनेजर फेंग, हमें ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना चाहिए। सोंग लाओसी ने हर तरह के बुरे काम किए हैं और अगर वह पकड़ा गया तो उसे ज़रूर गोली मार दी जाएगी। ये सोंग शियाओफेंग भी अच्छा इंसान नहीं है। इससे कंपनी पर असर पड़ेगा, वी जीगांग ने कहा। फेंग यू ने वू जीगांग को रोकने के लिए हाथ हिलाया। फेंग यू को भी ये पता है, लेकिन क्या वह सच में नहीं जा सकता? ये लोग कानून तोड़ने वाले हैं और सरकारी अधिकारियों को पीटने की भी हिम्मत करते हैं। फेंग यू तो बस एक छोटा बिजनेसमैन है। फेंग यू को अपनी पिछली जिंदगी की याद आने लगी है। कम से कम उसकी पिछली जिंदगी ज़्यादा सुरक्षित थी और आसपास ज़्यादा ट्रॉयड नहीं थे। लेकिन क्योंकि सोंग लाओसी और उसका भतीजा मौत से ज़्यादा दूर नहीं थे, इसलिए फेंग यू चुपचाप रहेगा और उन्हें जो करना है करने देगा। हम आज रात खेलने जाएंगे। इसे बस एक तरह का आराम समझो, लेकिन उनसे ज़्यादा मिलना जुलना मत। उन्हें अनजान समझना। ये लैंड रोवर मन की शांति के बदले में। कम से कम अगर तुम लोगों ने अनजाने में उनके गैंग के सदस्यों को नाराज़ कर दिया तो हम मदद के लिए सोंग शियाओफेंग को बुला सकते हैं, फेंग यू ने कहा। डिनर के बाद फेंग यू और उसका स्टाफ नाइट क्लब गए। यहाँ खाने का खर्च सिर्फ कुछ 100 RMB है। सोंग शियाओफेंग अब भी दिल खोलकर काम कर रहा था। जाओ और नाचो, मैं थोड़ी देर यहीं बैठूंगा, फेंग यू ने अपने स्टाफ से कहा। फेंग यू को ऐसी शोर वाली जगहें, खासकर डांस फ्लोर, पसंद नहीं थीं, इसलिए उसे उनमें शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने एक गिलास संतरे का जूस मांगा और धीरे धीरे पी लिया। एक भारी मेकअप वाली लड़की अचानक फेंग यू के पास बैठ गई और फेंग यू की बाहें पकड़ लीं। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? आओ और मेरे साथ डांस करो। फेंग यू ने अपना हाथ उससे खींचा और कहा, तुम जाओ और नाचो।
मुझे नाचना नहीं आता, यह आसान है, तुम बस घूमो, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। लड़की ने फिर से फैंग यू का हाथ खींचा। भाई फैंग, तुम्हें ऐसी जगहों पर खुले विचारों वाला होना चाहिए। तुम्हें ये लड़की पसंद नहीं है? कोई बात नहीं, बस मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है और मैं उसे ले आऊँगा। सॉन्ग शियाओफेंग ने एक लड़की को गले लगाते हुए कहा। फैंग यू के बगल में बैठी लड़की ने उसे विनती भरी नज़रों से देखा। मास्टर सॉन्ग ने उसे फैंग यू के साथ चलने के लिए कहा था और अगर उसने अच्छा काम नहीं किया तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। फैंग यू ने आह भरी और लड़की के कंधों पर हाथ रखा। मास्टर सॉन्ग, ये लड़की मेरे लिए ठीक है। मैं पहले कुछ पी लूँगा और फिर बाद में डांस करूँगा। फैंग यू के बगल वाली लड़की अभी टीनेजर थी। उसकी उम्र में उसे अभी स्कूल जाना चाहिए था, यहाँ नहीं होना चाहिए था। ऐसा लगता है कि आज और आने वाले सालों में इस तरह की जगहों में कोई फर्क नहीं था। भाई, जल्द ही यह डांसिंग इन द डार्क सून होगा। आओ और मेरे साथ डांस करो, लड़की ने फैंग यू से कहा। लेखक का नोट, एयरबैग 1988 के बाद ही कारों में लगाए गए थे। यूरोप के मर्सिडीज बेंज के शुरुआती मॉडल एयरबैग लगाए जाने वाले पहले कुछ मॉडल थे। अध्याय 55 युआन, अंधेरे में नाचें। फैंग यू को डांसिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब उसने डांसिंग इन द डार्क सुना तो उसे ये दिलचस्प लगा। लड़की ने फैंग यू को डांस फ्लोर पर खींच लिया। फैंग यू को लड़की के पीछे डांस फ्लोर तक आते देख सॉन्ग शियाओफेंग मुस्कुराया। उसने ऐसा कोई लड़का नहीं देखा था जिसे अंधेरे में नाचना पसंद न हो। सॉन्ग शियाओफेंग ने भी लड़की को अपने पास खींच लिया और डांस फ्लोर की ओर बढ़ गया। लड़की ने फैंग यू के हाथ अपनी कमर पर रखे और अपने हाथ फैंग यू के कंधे पर रखे। लड़की लंबी नहीं थी और उसे फैंग यू को देखने के लिए अपना सिर ऊपर की ओर झुकाना पड़ा। दोनों डांस फ्लोर पर धीरे धीरे नाच रहे थे। फैंग यू इधर उधर देख रहा था और हर कोई उनकी ही तरह खड़ा था। तो यह अंधेरे में नाचना है। तुम्हारा नाम क्या है? फैंग यू ने पूछा। तुम मुझे युआन कह सकते हो और मैं तुम्हें भाई कहूंगी, ठीक है? उसने फैंग यू की तरफ देखा और मुस्कुराए। उसकी आंखें आधे चांद की तरह सिकुड़ गईं। म्यूजिक अचानक बदल गया और डांस फ्लोर पर लाइट धीरे धीरे धीमी हो गई। वहां सिर्फ स्ट्रोब लाइट थी, एक धीमी और एक तेज। भाई, चलो डांस करते हैं, युआन ने कहा। युआन पीछे हटी, फैंग यू के हाथ पकड़े और उसके शरीर को मोड़ना शुरू कर दिया। कहने को तो ये डांस था, असल में ये बस उनके शरीर को बेतरतीब ढंग से घुमाना और मोड़ना था। फैंग यू पर भी आसपास के माहौल का असर हुआ और उसने अपने शरीर को मोड़ना शुरू कर दिया। फैंग यू एक्सरसाइज कर रहा था और अपनी पिछली जिंदगी की तुलना में वह ज्यादा हेल्दी और मजबूत था। फैंग यू को अपनी पिछली जिंदगी में देखे गए कुछ डांस मूव्स याद थे। हालांकि वे मुश्किल डांस मूव्स नहीं थे, लेकिन फैंग यू नेचुरल और कॉन्फिडेंट लगता है। भाई, तुम बहुत अच्छा डांस करते हो, युआन ने कहा। तुम भी एक अच्छे डांसर हो। मुझे डांस करना नहीं आता, मैं तो बस नया हूँ, फैंग यू ने विनम्रता से कहा। लेकिन मन ही मन वह चाहता था कि युआन उसकी तारीफ करती रहे। 5 मिनट के बाद फैंग यू की सांस फूलने लगी और उसे पसीना आने लगा। युआन ने बहुत पहले ही डांस करना बंद कर दिया था, लेकिन फैंग यू अभी भी डांस कर रही थी और उसने रुकने की हिम्मत नहीं की। युआन, हमने थोड़ी देर डांस किया, मैं थक गया हूँ, चलो जूस पीते हैं, फैंग यू ने कहा। म्यूजिक फिर बदल गया। इस बार ये क्लासिकल जैज था। स्ट्रोब लाइटें अचानक चमकना बंद हो गईं और ऊपर सिर्फ कुछ हल्की लाइटें थीं। विजिबिलिटी सिर्फ 1 मीटर थी। युआन ने अचानक फैंग यू के हाथ खींच लिए और फैंग यू के पास आ गई। फैंग यू को अभी भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है और जल्द ही सारी लाइटें धीमी हो गईं और सब बुझ गईं। फैंग यू को लगा कि कोई नर्म शरीर उसकी छाती से सटा हुआ है और कोई हाथ उसकी कमर को पकड़े हुए है। भाई, ये डांसिंग इन द डार्क है, युआन ने धीरे से कहा। युआन की आवाज़ उसके कान में पड़ी और उसने अपनी गर्म सांस छोड़ी। फैंग यू को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि युआन ने फैंग यू के हाथों को अपनी कमर से लेकर अपने बद तक रख दिया। फैंग यू के हाथ अकड़ गए और उसने अपने हाथ वापस उसकी कमर पर रख दिए। अपनी दोनों जिंदगी में उसने अब तक ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था। भाई, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? उसने फैंग यू का हाथ हत्ते हुए महसूस किया और वह फैंग यू से पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। नहीं, मुझे इसकी आदत नहीं है, फैंग यू ने जवाब दिया। भाई, तुम अपने आसपास की बातें ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, युआन ने फैंग यू के कान में फुसफुसाया। फैंग यू ने अपने चारों ओर रगड़ने और कराहने की आवाज़ सुनी। जो लोग यहाँ डांसिंग इन द डार्क के लिए आए थे वे ज़्यादातर कपल्स थे जो एक्साइटमेंट की तलाश में थे और कुछ होस्टेस भी थीं। जब लाइट बंद हो गई और सब लोग नज़र से ओझल हो गए तो सभी मर्दों पर कोई रोक टोक नहीं रही। ये मर्द सच में चाहते थे कि काश वे 4 हाथों के साथ पैदा होते। जो औरतें इन मर्दों के साथ अंधेरे में नाचने को तैयार थीं, उन्हें इस तरह छूने और रगड़ने की आदत हो गई थी। हो सकता है कि वहाँ कोई असली एक्शन न हो रहा हो, लेकिन यहाँ वहाँ कुछ टचिंग ज़रूर होगी।
गर्मी का मौसम था और हर कोई ज़्यादा कपड़े नहीं पहनता। ज़्यादातर औरतें स्कर्ट और ड्रेस पहने हुए थीं, जिससे इन आदमियों को आसानी से एंट्री मिल गई। 1 मिनट से भी कम समय में फैंग यू ने कुछ भारी हॉर्न की आवाज़ सुनी। शायद कुछ कपल्स किस करने के अलावा और भी कुछ कर रहे थे। इन आवाज़ों ने फैंग यू को उत्तेजित कर दिया। इन आवाज़ों को सुनना ही उसके लिए असहनीय था, और तो और वह अभी भी एक जवान लड़की को गले लगा रहा था। युआन युआन ने अचानक अपने छोटे हाथ फैंग यू की शर्ट के नीचे रख दिए और उसकी पीठ सहलाने लगी। भाई, मैंने छोटी स्कर्ट पहनी है और मेरा टॉप ढीला है। तुम अपने हाथ मेरे टॉप के नीचे रख सकते हो, युआन युआन ने कहा। फैंग यू ने जल्द ही उसकी स्कर्ट ऊपर उठा दी। उसका हाथ उसके बट को सहला रहा था और दबा रहा था। युआन युआन का बट बहुत चिकना था और फैंग यू उससे अपने हाथ नहीं हटा पा रहा था। आसपास के सभी लोग यही कर रहे थे। कुछ तो जोर जोर से कराह भी रहे थे। उसके आसपास की आवाज़ें और युआन युआन का लालच फैंग यू को और भी ज़्यादा उत्तेजित कर रहा था। भाई, मुझे लगता है कि तुम इनकम्फर्टेबल हो। मैं तुम्हारी जिप खोलने में मदद करूंगी, युआन युआन ने फैंग यू के कान में फुसफुसाया। इससे पहले कि फैंग यू मना कर पाता, युआन युआन ने फैंग यू की जिप खोल दी और उसका छोटा सा हाथ उसकी पैंट और अंडरवियर के अंदर चला गया। फैंग यू खुद को रोक नहीं सका और पीछे हट गया और गलती से दूसरों से टकरा गया। नहीं, ये किसी से नहीं टकराया था। फैंग यू ने गलती से अपने बट से किसी के सिर को छू लिया था। पीछे वाले लोग थे। युआन युआन के हाथ बहुत कोमल थे और उन्होंने कुशलता से फैंग यू के अंडरवियर को कमरबंद से अंदर डाल दिया। युआन युआन, चलो अब रुकते हैं। अगर वे लाइट जला दें तो दूसरे लोग देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। फैंग यू ने युआन युआन को रोकने की कोशिश की। भाई, डांसिंग इन द डार्क आमतौर पर लगभग आधे घंटे तक चलता है और लाइट जलाने से पहले म्यूजिक पहले बंद हो जाता है। कोई देख नहीं सकता, युआन युआन ने जवाब दिया। युआन युआन को यह सब इतना पता था। ऐसा लगता है कि यह पहली बार नहीं था जब वह अंधेरे में नाचने के लिए यहाँ आई थी। तुम यहाँ क्यों हो? तुम स्कूल में क्यों नहीं हो? फैंग यू ने अचानक पूछा। तुम अभी इस बारे में क्यों बात कर रहे हो? इसके अलावा, अगर मुझे स्कूल में एडमिशन लेना है तो मुझे अपने एग्जाम पास करने होंगे। इसके अलावा मेरा परिवार मुझे स्कूल भेजने का खर्च नहीं उठा सकता, युआन युआन ने जवाब दिया। फैंग यू की बोलती बंद हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस समय क्या देखे। युआन युआन अचानक घूमी और उसकी पीठ फैंग यू से सट गई। वह दबे पांव चली और अपनी जांघों से फैंग यू के लिंग को दबाया। फिर उसने धीरे धीरे म्यूजिक के साथ अपने उभरे हुए नितंब हिलाए। भाई, तुम अभी भी कमिंग नहीं कर रहे हो, या मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए अपने मुंह का इस्तेमाल करना चाहिए? युआन युआन ने पूछा। क्या इस युग में ऐसी सेवा थी? फैंग यू के मुंह से एक कराह निकल गई। उसे अचानक लगा कि आज नाइट क्लब में आना बुरा आइडिया नहीं है। 40 साल से ज़्यादा उम्र के दिमाग और टीनेजर शरीर के साथ फैंग यू के लिए युआन युआन को मना करना नामुमकिन था। लीना अभी जवान थी और फैंग यू का अब उसे छूने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन आज बात इतनी बढ़ गई थी कि फैंग यू युआन युआन को दूर धकेलने में हिचकिचा रहा था। जब फैंग यू ने आखिरकार युआन युआन का सिर अपने सिर से दबाया तो वह काम गया और कुछ बार झटका लगा। युआन युआन धीरे से खड़ा हुआ और फैंग यू को उसके कपड़े ठीक करने में मदद की। तभी म्यूजिक बंद हो गया। फैंग यू ने अपनी जेब से 10 RMB का नोट निकाला और युआन युआन को दिया। तुम जाकर खुद खेलो, मैं थोड़ी देर अपने दोस्तों से बात करूंगा। अध्याय 56 बहुत ज़्यादा। फैंग यू अच्छे मूड में था। उसने सोचा कि यह सोंग शियाओफेंग असल में बुरा नहीं था। अगर सोंग शियाओफेंग जल्द ही मर नहीं जाता तो वे दोस्त भी बन सकते थे। आखिर सोंग शियाओफेंग ही पहला इंसान था जिसने उसे ऐसी जगहों पर बुलाया था। जब फैंग यू सोफे पर वापस गया तो उसने देखा कि युआन युआन सोंग शियाओफेंग की तरफ गर्व से 10 RMB का नोट लहरा रहा है। फैंग यू का अच्छा मूड तुरंत गायब हो गया। हा, भाई फैंग, उन्होंने अभी मुझसे शर्त लगाई थी। मैंने कहा था कि तुम पक्के इरादे वाले इंसान हो और उनके लालच में नहीं आओगे। लेकिन लगता है वे सही थे। आदमी सब एक जैसे होते हैं, सोंग शियाओफेंग ने कहा। फैंग यू मुस्कुराया और बोला, हाँ, आदमी सब एक जैसे होते हैं। तुम अपनी तुलना मास्टर सोंग से कैसे कर सकती हो? वह यहाँ सिर्फ पीने और नाचने आया है। अगर वह खेलना चाहता है तो हम बाद में होटल में चले जाएंगे। सोंग शियाओफेंग के पास बैठी लड़की ने घमंड से कहा। भाई, क्या यह आरामदायक था? क्या आप चाहते हैं कि मैं रात में आपके साथ चलूं? युआन युआन ने खुशी से पूछा और फैंग यू के चेहरे को छूने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। फैंग यू का चेहरा लाल हो गया। उसने अपने 40 साल के दिमाग से कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे एक टीनेज लड़की ने बेवकूफ़ बनाया। फैंग यू के लिए यह बेइज्जती सहना किसी के उसके चेहरे पर थूकने से भी ज़्यादा मुश्किल था। अच्छी बात यह है कि कंपनी के बाकी लोग नहीं आए, या शायद उन्हें अब भी नहीं पता कि क्या हुआ। अगर उन्हें पता चल गया कि क्या हुआ तो फैंग यू के लिए भरोसा और सम्मान खत्म हो जाएगा।
फैंग यू ने सोचा था कि युआन युआन कोई बेचारी लड़की है जिसे इस उम्र में जिंदा रहने के लिए ऐसे काम करने पड़ते हैं, लेकिन लगता है फैंग यू गलत था। युआन युआन को असल में फैंग यू के साथ जो किया उस पर गर्व था और उसने फैंग यू का मजाक भी उड़ाया था। फैंग यू के मन में युआन युआन के लिए कुछ अच्छी फीलिंग्स थी, लेकिन वे एक पल में खत्म हो गईं। मास्टर सॉन्ग, मैं नाचते नाचते थक गया हूँ। मैं पहले वापस जाना चाहता हूँ। फैंग यू ने युआन युआन को धक्का दिया और उस जगह से जाना चाहता था। इतनी जल्दी? लगता है तुम उतने फिट नहीं हो जितने दिखते हो, युआन युआन ने कहा। वह अभी भी फैंग यू का मजाक उड़ा रही थी। सॉन्ग जियाओफेंग और उसकी लड़की भी जोर से हंसे। सॉन्ग जियाओफेंग ने पूछा, भाई फैंग, क्या तुम अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें खाना चाहते हो? फैंग यू ने जवाब दिया, मैंने सुबह कुछ काम किया है, मुझे पहले जाना है। फैंग यू जाने के लिए उठा। वह वापस जाकर इस सॉन्ग शियाओफेंग के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के तरीके सोचना चाहता है और उसे बाकी की जिंदगी के लिए जेल भेजना चाहता है। लेकिन सॉन्ग लाओसी शहर के पुलिस चीफ का अच्छा दोस्त था, इसलिए उसे छूना आसान नहीं होगा। रुको, क्या मैंने कहा कि तुम जा सकते हो? मैं अभी भी यहीं हूं और फिर भी तुम जा रहे हो। क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो? सॉन्ग शियाओफेंग ने घमंड से कहा। मास्टर सॉन्ग, आप क्या चाहते हैं? फैंग यू ने पूछा। कुछ खास नहीं, आज मैंने तुम्हें खाना खिलाया, ड्रिंक्स दी और तुम्हारे लिए एक लड़की भी लाई। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बदले में कुछ देना चाहिए? सॉन्ग शियाओफेंग ने कहा। फैंग यू ने सोचा, भाड़ में जाओ। आज तुमने मेरी लैंड रोवर ले ली जिसकी कीमत 500,000 RMB से ज़्यादा थी। 500,000 RMB। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी पूरी जिंदगी में कभी 500,000 RMB नहीं कमा पाते। ड्रिंक्स और डांस तो बस कुछ 100 RMB के थे। मुझे लड़की मिली या मुझे बेइज्जत करने के लिए लड़की मिली? ठीक है, आज मेरा ट्रीट है, ये लो 1000 रूम, फैंग यू ने कहा। फैंग यू को डर था कि चीज़ें गलत हो जाएंगी, इसलिए वह और पैसे ले आया। उसे इस जगह से निकलना होगा और सॉन्ग शियाओफेंग से बदला लेने का कोई तरीका ढूंढना होगा। भाई फैंग, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुमसे पैसे देने के लिए कैसे कह सकता हूँ? सॉन्ग शियाओफेंग ने पूछा। फैंग यू का दिल बैठ गया। 1000 RMB बहुत कम था, ये बहुत ज़्यादा था। मास्टर सॉन्ग, आपका क्या मतलब है? फैंग यू ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, आजकल मेरी कंपनी ज़्यादा बिजी नहीं है, मेरे स्टाफ के पास करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। मैंने सुना है कि ताई हुआ ट्रेडिंग का बिजनेस बुरा नहीं था। मैं अपने स्टाफ से आपकी मदद करने के लिए कहने वाला हूँ। आपको मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कंपनी में 10 स्टाफ हैं, मैं भी आपकी मदद के लिए 10 स्टाफ भेजूंगा, फिर प्रॉफिट हम 50-50 बांट लेंगे। क्या ये सही नहीं है? सॉन्ग जियाओफेंग ने जवाब दिया। सच में, इस इनविटेशन के लिए सॉन्ग शियाओफेंग का यही एजेंडा था। वह चाहता था कि फैंग यू उसे अपने प्रॉफिट का आधा हिस्सा दे, बिना एक भी पैसा और छड़ी लेकर आए अपने मुनाफे का आधा हिस्सा बांटे। नामुमकिन, लेकिन सोंग लाओसी के आदमी मामले को सुलझाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करने के आदी थे। यहाँ तक कि हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया और लोगों को विकलांग बना दिया गया और कुछ तो गायब भी हो गए। अगर फैंग यू नहीं माना तो ये सोंग शियाओफेंग फैंग यू पर बल प्रयोग करेगा। शुरू में फैंग यू का इरादा 2 महीने इंतजार करने का था। इस सोंग शियाओफेंग को वैसे भी सोंग लाओसी के दुश्मन मार डालेंगे। लेकिन अब फैंग यू ने अपना मन बदल लिया। ये सोंग शियाओफेंग अपनी ही कब्र खोद रहा था। उसकी कार ले ली, उसे बेइज्जत किया और अब उसकी सोने के अंडे देने वाली हंस को भी छीनना चाहता है। फैंग यू अब उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मास्टर सॉन्ग, कल अपने आदमियों को मेरी कंपनी में भेजिए, हम आगे बात कर सकते हैं। फैंग यू ने कहा। हा, अच्छा, लो, मैं तुम्हें टोस्ट देता हूँ, सॉन्ग शियाओफेंग ने खुशी से कहा। फैंग यू ने एक मग बियर खत्म कर ली। मास्टर सॉन्ग, क्या हमें इस फैंग यू को सबक सिखाने की ज़रूरत है? उसकी कंपनी में बस कुछ ही लोग थे, कल मैं कुछ लोगों को लाकर उसकी कंपनी को तहस नहस कर दूंगा। अगर वह फिर भी नहीं माना तो हम उसकी कंपनी जला सकते हैं। सॉन्ग शियाओफेंग का एक फॉलो आया और बोला, बकवास, ये कंपनी हमारी भी है, कल किसी को मोलभाव करने के लिए भेजो, हम उनसे हर महीने काफ़ी बड़ी रकम ले पाते हैं। इस तरह के स्मार्ट लोग जो पैसा कमा सकते हैं उन्हें हमारी तरफ खींच लेना चाहिए। अगर वह विकलांग हो गया या मर गया तो हमारे लिए पैसा कौन कमाएगा? सॉन्ग शियाओफेंग ने कहा। मास्टर सॉन्ग सही कह रहे हैं, तो मैं कल जाऊंगा, फॉलोअर ने पूछा। ठीक है, तुम जाओगी, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है। सॉन्ग शियाओफेंग ने सिर हिलाया और लड़कियों की तरफ मुड़ा। होटल जाओ, मैं आज तुम सबको सबक सिखाऊंगा। हम सब मास्टर सॉन्ग के हमें सज़ा देने का इंतज़ार कर रहे थे। लड़कियां हंस पड़ीं। बॉलरूम से निकलने के बाद ली शिकियांग पास आया और पूछा, शियाओ यू, मैंने तुम्हें और सॉन्ग शियाओफेंग को झगड़ते देखा। ये सॉन्ग परिवार पागल है, तुम्हें सावधान रहना होगा। पागल? जिंदा पागल आदमी से तो डर लगता है, लेकिन मरे हुए पागल से
यह उतना डरावना नहीं होता। भाई ली, मुझे याद आया कि हमारी कंपनी का वेयरहाउस क्रिपल्ड वांग के इलाके में है। फैंग यू को याद आया कि बिंग सिटी में आसपास 2 और गैंग थे। हालांकि ये दोनों गैंग सोंग लाओसी जितने ताकतवर नहीं थे, लेकिन वे उनसे डरते नहीं थे। फैंग यू की पिछली जिंदगी में जो होने वाला था, उसके हिसाब से सोंग लाओसी के भतीजे को क्रिपल्ड वांग ने 2 साल में मार डाला था। अब फैंग यू इस घटना को सामने लाना चाहता है। चैप्टर 57 दूसरों का इस्तेमाल करना पार्ट 1। बिंग सिटी में सोंग लाओसी के अलावा 2 और फोर्स थीं। ये 2 फोर्स थीं क्रिपल्ड वांग और ब्रदर के। सोंग लाओसी मुख्य रूप से डेमोलिशन का बिजनेस करता है। क्रिपल्ड वांग नाइट क्लब, बार और मसाज पार्लर पर फोकस करता है। ब्रदर के का बिजनेस मुख्य रूप से जुआ था। इन तीनों गैंग में बहुत सारे आदमी थे। ऐसी अफवाहें थीं कि उनके पास हिटमैन भी थे और बिंग सिटी में 90% से ज़्यादा शिकार करने वाली राइफलें और पिस्तौलें उन्हीं के पास थीं। मज़े की बात यह है कि उनकी वजह से ही कानून व्यवस्था पहले से कहीं बेहतर हुई। आमतौर पर ये तीनों गैंग एक दूसरे के साथ शांति से रहते थे। लेकिन पिछले साल की शुरुआत से सोंग लाओसी नाइट क्लब और बार में जाने लगा। क्रिपल वांग के लिए ये सोंग लाओसी के उसके इलाके में आने का संकेत था। हालांकि क्रिपल वांग अपाहिज था, लेकिन उसके अधीन बड़ी संख्या में क्रूर लोग थे और वह सोंग लाओसी से भी नहीं डरता था। अगर सोंग लाओसी बिंग सिटी का सबसे बड़ा बॉस बनना चाहता है तो उसे क्रिपल वांग और ब्रदर के को खत्म करना होगा। अब ब्रदर के न्यूट्रल था। उसने सोंग लाओसी के सामने सरेंडर करने के बारे में कुछ नहीं कहा और वह किसी भी तरह का टकराव नहीं चाहता था। लेकिन क्रिपल वांग सोंग लाओसी से खुश नहीं था। वह सोंग लाओसी को चुनौती देना चाहता था। कहा जाता है कि इन दोनों के बीच की दुश्मनी एक सिनेमा टिकट बेचने वाले की वजह से शुरू हुई थी। दोनों आदमियों को वह सिनेमा टिकट बेचने वाली लड़की पसंद आ गई थी और जब क्रिपल वांग अपनी चाल चलने वाला था तो सोंग लाओसी ने अपने आदमियों को उस लड़की को किडनैप करने के लिए भेजा। सोंग लाओसी ने उसका रेप करने के बाद उसे 10,000 RMB दिए और चला गया। क्रिपल वांग को बेइज्जती महसूस हुई। लड़की ने सोंग लाओसी से कहा था कि वह क्रिपल वांग की लड़की है और फिर भी सोंग लाओसी ने उसका रेप किया। ये क्रिपल वांग के मुंह पर एक तमाचा था। क्रिपल वांग भी बेरहम था। उसने अपने आदमियों को सोंग लाओसी के भाई को मारने के लिए भेजा। सोंग लाओसी का ये भाई उसका अकेला जिंदा भाई था। उसके बाकी परिवार को उसके दूसरे दुश्मनों ने बहुत पहले ही मार डाला था। बेशक सोंग लाओसी ने अपने दुश्मनों से बदला ले लिया था। सोंग लाओसी के पास इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं था कि क्रिपल वांग ने ही उसके भाई को मारने के लिए उकसाया था। वह क्रिपल वांग से कोई झगड़ा भी नहीं करना चाहता, खासकर जब उसके साथ उसका इकलौता जिंदा परिवार का सदस्य सोंग शियाओफेंग हो। सोंग लाओसी धीरे धीरे क्रिपल वांग का दबदबा कम करना चाहता है। लेकिन सबसे पहले सोंग लाओसी को भाई के का सपोर्ट चाहिए। हालांकि भाई के अभी भी एक न्यूट्रल पार्टी के तौर पर बना हुआ है। फैंग यू को यह भी नहीं पता था कि क्रिपल सोंग ने ही भविष्य में सोंग लाओसी के परिवार के आखिरी सदस्य सोंग शियाओफेंग को मारा था। एक और अफवाह थी कि ब्रदर के ने ही सोंग शियाओफेंग को मारा था और फिर क्रिपल वांग को फंसाया था। वैसे भी क्रिपल वांग और सोंग लाओसी दुश्मन थे। फैंग यू को क्रिपल वांग के गैंग में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। उसे बस दोनों पार्टियों के बीच कुछ इत्तेफाक वाली घटनाएं करनी है और दोनों गुटों के बीच पूरी लड़ाई हो जाएगी। इन तीनों बॉस के बीच एक अनकहा नियम था। उनके पास बंदूकें हो सकती हैं, लेकिन दूसरे छोटे गैंग के पास नहीं। वे एक दूसरे से लड़ सकते हैं और काट सकते हैं, लेकिन दूसरे छोटे गैंग नहीं कर सकते। वे बेगुनाहों को भी बहुत कम टारगेट करते हैं। इन लोगों को टारगेट करने के बजाय वे उन्हें सुरक्षा भी देते थे। उनके शब्दों में ये बेगुनाह लोग उनके पैसे कमाने के लिए थे। इसलिए अगर उन्हें कोई दिक्कत आती है तो ये तीनों बॉस मदद करेंगे। उदाहरण के लिए सोंग लाओसी का एक बिजनेस था। एक पैर के लिए 100,000 RMB। जब तक एक के पास पैसा है और दूसरे के पास कोई सहारा नहीं है, सोंग लाओसी यह पक्का करेगा कि वह व्यक्ति अपाहिज हो जाए। इस काम से क्रिपल वांग को भी गुस्सा आता था। हालांकि क्रिपल वांग की हालत जन्मजात पैरालिसिस की वजह से थी, लेकिन लोग उसे क्रिपल कहकर बुलाना पसंद नहीं था। क्रिपल वांग चाहता था कि सब उसे मास्टर क्रिचेस कहें। हालांकि जब भी वह सोंग लाओसी से मिलता, सोंग लाओसी जानबूझकर उसे जोर से क्रिपल वांग कहता। जब ली शिकियांग और बाकी लोगों को फैंग यू के क्रिपल वांग की पावर उधार लेने के प्लान के बारे में पता चला तो उन्होंने फैंग यू को हार मानने के लिए मनाने की कोशिश की। खैर, लैंड रोवर सोंग शियाओफेंग को दे दी गई थी और उसने ताई हुआ ट्रेडिंग में उनके लिए परेशानी खड़ी करने का वादा किया था। फैंग यू मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। ये सोंग शियाओफेंग उनके लिए परेशानी खड़ी करने नहीं आ रहा है, बल्कि उसे कंपनी का आधा हिस्सा और पैसे चाहिए थे। अगर वे सोंग शियाओफेंग को कंपनी के आधे पैसे दे दें तो कंपनी बंद हो जाएगी। जब ली शिकियांग और बाकी लोगों ने यह सुना तो वे भी यह बात मान नहीं पाए।
उनके दिन अब और अच्छे हो गए हैं और 2 दिन पहले फैंग यू कंपनी के इनाम के तौर पर सबके लिए ढेर सारा चावल, आटा और खाना पकाने का तेल लाया था। अब कोई उनसे सब कुछ छीन रहा है। सिर्फ ली शिकियांग ऐसा नहीं सोचता। उसने फैंग यू को सलाह दी, शियाओ यू, तुम क्रिपल वांग का इस्तेमाल करके सोंग लाओसी को भगा सकते हो। लेकिन अगर क्रिपल वांग ने पलटकर तुम्हें काट लिया तो? फैंग यू ने आंख मारी और कहा, क्या होगा अगर हमने क्रिपल वांग से मदद नहीं मांगी और वह अपनी मर्जी से आ गया? अपाहिज वांग अपनी मर्जी से आया। ली शिकियांग को ये बात समझ नहीं आई। फैंग यू ने सबको आने को कहा। आज उन्हें देर से सोने को मिला। उन्हें अच्छी तरह से प्लान बनाना होगा और क्रिपल वांग को कल अपनी कंपनी में आने देना होगा। अगर सोंग शियाओफेंग के आदमी कल नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वे सच में आ गए तो मज़ा शुरू हो जाएगा। सोंग शियाओफेंग सुबह 9 बजे उठा। कल रात उसने इस लड़की के साथ 3 राउंड किए। वे सुबह जल्दी ही सो जाते हैं। सोंग शियाओफेंग ने लड़की के पिछवाड़े पर थप्पड़ मारा और कहा, बाहर जाओ, मुझे आज कुछ काम है, मैं तुम्हें किसी और दिन ढूंढूंगा। लड़की उठी और जल्दी से कपड़े पहने। होटल में नहाने की भी हिम्मत नहीं हुई और चली गई। वह जानती थी कि सोंग जियाओफेंग बेरहम था और वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। सोंग जियाओफेंग दुखी हो जाती है। हालांकि लड़की को हर बार सोंग शियाओफेंग के साथ जाने पर उसकी सर्विस के लिए पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन वह उसे मना करने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फैंग यू में इतनी हिम्मत होगी। मास्टर सोंग, मैंने अभी खत्म नहीं किया है। टॉड के पैर फैंग यू ने नहीं तोड़े थे, ये क्रिपल वांग ने किया था। फॉलोअर ने कहा, क्या क्रिपल वांग? टॉड ने क्रिपल वांग को कैसे नाराज किया? क्या ऐसा हो सकता है कि टॉड ने नाइट क्लब में कल रात के लिए पैसे नहीं दिए? सोंग शियाओफेंग ने पूछा। वह अपने चाचा सोंग लाओसी और पुलिस से नहीं डरता था, लेकिन वह क्रिपल वांग से डरता था। ये क्रिपल वांग ऐसा इंसान था जिसने अपने चाचा के खिलाफ जाने की हिम्मत की और उसे अपने चाचा से बहुत सारी रंजिशें थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि क्रिपल वांग सोंग लाओसी के खिलाफ पूरी तरह से जंग छेड़ना चाहता हो? बेशक, हमने कल पेमेंट कर दिया है। ओल्ड मास्टर सोंग ने हमें ऐसी जगहों पर जाने पर पेमेंट करने के लिए कहा था। हमें दूसरों से नीचा नहीं देखना चाहिए। हमें न सिर्फ पेमेंट करना है बल्कि उन्हें और ज़्यादा देना है। फॉलोअर ने जवाब दिया, ठीक है, तो फिर टॉड ने उस अपंग वांग को नाराज़ क्यों किया? सोंग शियाओफेंग ने पूछा। मैंने सुना कि टॉड आज सुबह ताई हुआ ट्रेडिंग गया था और उनसे पहली रकम लेने के लिए तैयार था, लेकिन फैंग यू के साथ उसकी बहस हो गई। टॉड का कहना है कि वह फैंग यू को तोड़कर उसे जिंदगी भर के लिए अपाहिज बनाना चाहता है। बस अपाहिज वांग वहां से गुजरा और उसने टॉड की बातें सुनी। अपाहिज वांग को गुस्सा आया और उसने अपने 4 आदमियों से टॉड को पकड़वा दिया। फिर अपाहिज वांग ने खुद अपने लोहे के क्लच से टॉड के दोनों पैर तोड़ दिए। अपाहिज वांग ने यह भी ऐलान कर दिया कि भविष्य में वह वेयरहाउस एरिया उसका इलाका होगा और सोंग लाओसी आदमियों को वहां घुसने की इजाज़त नहीं होगी। टॉड बाकियों के लिए पहला उदाहरण था। फॉलोअर ने कहा, क्रिपल वांग, हम इस बारे में देखेंगे। चैप्टर 58 दूसरों का इस्तेमाल करना पार्ट 2। क्रिपल वांग को उसके आदमियों ने सुबह सुबह जगाया। उसके आदमियों ने उसे बताया था कि सोंग लाओसी के आदमी पैसे लेने उसके इलाके में आए हैं। क्रिपल वांग को सच में कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों पार्टियों ने बस बात की और क्रिपल वांग इस बात पर राजी हो गए कि वे कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन बिजनेस में नहीं जाएंगे, जबकि सोंग लाओसी नाइट क्लब, बार और बाथ सेंटर को हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन क्रिपल वांग को उम्मीद नहीं थी कि सोंग लाओसी के आदमी आकर एक ट्रेडिंग कंपनी से पैसे वसूल लेंगे। इससे क्रिपल वांग दुखी हो गया। अगर सब सोंग लाओसी जैसा बर्ताव करेंगे तो इकोनॉमी गिर जाएगी। ऐसा नहीं था कि क्रिपल वांग इकोनॉमी को लेकर परेशान था, लेकिन अगर इकोनॉमी गिर गई तो उसके एंटरटेनमेंट बिजनेस को कौन चलाएगा? क्रिपल वांग के आदमियों ने उसे पूरी बात समझाई और उसे पता चला कि वह सोंग लाओसी नहीं बल्कि सोंग शियाओफेंग था। अगर वह सोंग लाओसी होता तो क्रिपल वांग शायद इस मामले को जाने देता, लेकिन सोंग शियाओफेंग तो बस एक जवान गुंडा था और उसका क्रिपल वांग के इलाके में आकर परेशानी खड़ी करना उसके मुंह पर तमाचा था। क्रिपल वांग ने यह भी कहा कि उन्हें पक्का नहीं पता कि यह सोंग लाओसी का आइडिया था या नहीं। आखिर भाई के ने इन सब से दूर रहने का वादा किया था और बिंग सिटी के अंडरवर्ल्ड में सोंग लाओसी की लीडर के तौर पर जगह को माना था। क्या ये सोंग लाओसी द्वारा क्रिपल वांग का रिएक्शन देखने के लिए एक तरह का टेस्ट हो सकता है? क्रिपल वांग अभी भी झिझक रहा था। क्या होगा अगर सोंग लाओसी और ब्रदर के मिल गए तो वह बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन इसी बीच क्रिपल वांग के एक और आदमी ने उसे बताया कि सोंग शियाओफेंग कल रात उनके एक नाइट क्लब में था। सोंग शियाओफेंग ने नाइट क्लब में जोर से कहा कि अगर कोई उसके खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा तो वह उसकी टांगें तोड़ देगा और उसे जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना देगा। इस वाक्य से क्रिपल वांग को बहुत गुस्सा आया। बिंग सिटी और यहाँ तक कि लोंगजियांग प्रांत में भी कुछ ही लोग थे जो उसे क्रिपल कहने की हिम्मत करते थे। उसे डर था कि उसके आदमी ने गलत सुना है और वह नौजवानों को धमकाने के लिए बदनाम हो जाएगा।
क्योंकि उसके आदमियों ने कहा था कि सोंग शियाओफेंग आज ताई हुआ ट्रेडिंग कंपनी जाएगा, इसलिए क्रिपल वांग भी वहां जाएगा। अगर सोंग शियाओफेंग उससे माफ़ी मांग ले तो वह मामला शांत कर देगा। लेकिन क्रिपल वांग को उम्मीद नहीं थी कि वह अभी ताई हुआ ट्रेडिंग कंपनी के दरवाजे पर पहुंचा था। उसने किसी को जोर जोर से चिल्लाते हुए सुना कि किसी के पैर तोड़ दो और उसे जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दो। उसने अपने बारे में बुरी बातें भी सुनी और कहा कि देर सवेर उसे सोंग लाओसी मार डालेगा। क्रिपल वांग का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उसने दूसरे आदमी की बात अनसुनी कर दी और अपने आदमियों को उस आदमी को पकड़ने का ऑर्डर दिया। क्रिपल वांग ने खुद उस आदमी के दोनों पैर तोड़ दिए। कहा कि मैं बैसाखी पर चलने वाला अपाहिज हूँ। मैं तुम्हें अपाहिज से भी बदतर हालत में छोड़ दूंगा। मैं ये पक्का करूंगा कि तुम अपनी बाकी जिंदगी व्हीलचेयर पर बिताओ। टॉड सुबह जल्दी उठ गया। वह सोंग शियाओफेंग को रिप्रेजेंट करने के लिए ताई हुआ ट्रेडिंग कंपनी जाएगा, कंपनी के 50% शेयर लेगा और यह पक्का करेगा कि भविष्य का प्रॉफिट सोंग शियाओफेंग को मिले। लेकिन ताई हुआ ट्रेडिंग कंपनी में टॉड ने फैंग यू और बाकी लोगों से सुना कि वे कंपनी बंद कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ताई हुआ ट्रेडिंग सोंग शियाओफेंग को अपने प्रॉफिट का 50% नहीं देगी। टोड गुस्से में था। उसने सोंग शियाओफेंग से वादा किया था कि वह यह मामला निपटा देगा और पैसे वापस ले आएगा। उसने मन में सोचा, ठीक है, जब तुम अपनी कंपनी बंद करना चाहते हो तो हमें अपना पिछले महीने का प्रॉफिट दो। हमारे पास बैंकों में काम करने वाले लोग हैं, हम देख सकते हैं कि पिछले महीने उनका प्रॉफिट कितना था। उसे क्या पता था कि फैंग यू आज इतना जिद्दी हो जाएगा। उसने न सिर्फ टॉड को पिछले महीने का मुनाफा देने से मना कर दिया, बल्कि फैंग यू ने यह भी कहा कि वह भविष्य में सोंग शियाओफेंग को एक भी सेंट नहीं देगा। टॉड गुस्से में था। उसने फैंग यू और बाकी स्टाफ की तरफ इशारा किया और पहले की तरह गालियां और कोसने लगा। गुस्से में टॉड ने गलती से उनके पैर तोड़ने और उन्हें अपाहिज बनाने के बारे में कुछ कह दिया। टॉड कभी कभार ही पैर तोड़ने की धमकी देता था, लेकिन वह डरा नहीं। पुलिस भी उसका कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आज उसकी किस्मत खराब थी। क्रिपल वांग बस वहीं था। जैसे ही उसने ये वाक्य कहना खत्म किया, क्रिपल वांग दौड़ता हुआ आया और बिना कुछ कहे उसके दोनों पैर तोड़ दिए। इस बार टॉड का काम खत्म हो गया था। वह न सिर्फ सोंग शियाओफेंग का काम पूरा नहीं कर सका, बल्कि उसने क्रिपल वांग को भी नाराज कर दिया। उसे ये भी पक्का नहीं था कि सोंग शियाओफेंग क्रिपल वांग से बदला लेने में उसकी मदद करेगा या नहीं। भले ही सोंग शियाओफेंग उसका बदला लेने में उसकी मदद करने को तैयार था, सोंग शियाओफेंग भी क्रिपल वांग का मुकाबला नहीं कर सकता था। पिछली रात से फैंग यू ने अपने आदमियों से कई नाइट क्लब में अफवाहें फैलाने को कहा था। अफवाहें थीं, हाल ही में सोंग शियाओफेंग को लोगों के पैर तोड़ना और उन्हें अपाहिज बनाना पसंद है। बिंग सिटी के 10 में से 8 नाइट क्लब क्रिपल वांग के मालिक थे। ये अफवाहें क्रिपल वांग के कानों तक आसानी से पहुंच सकती थीं क्योंकि उसके आदमी इन सभी नाइट क्लब में तैनात थे। वू जीगांग और स्टाफ ने यह भी बढ़ा चढ़ाकर बताया कि सोंग लाओसी बिंग सिटी के पूरे अंडरवर्ल्ड पर कब्जा कर लेगा। सोंग लाओसी बिंग सिटी के बिजनेस से प्रोटेक्शन फीस भी वसूलेगा और वे क्रिपल वांग के इलाके में अपना इलाका बढ़ा रहे थे। वू जीगांग ने पक्का किया कि क्रिपल वांग के आदमियों को ये अफवाहें पता चले ताकि क्रिपल वांग को इसके बारे में पता चल जाए। सुबह सुबह सोंग शियाओफेंग का आदमी टॉड आया। उसने सोचा था कि सब कुछ आसानी से और तेजी से हो जाएगा, लेकिन फैंग यू ने उसे सिगरेट और चाय देकर उसका समय टाल दिया। जब फैंग यू ने सुना कि क्रिपल वांग उसके घर से चला गया है तो उसका रवैया बदल गया और उसने सोंग शियाओफेंग का प्रपोजल ठुकरा दिया। फैंग यू ने टॉड के सामने सीधे पैसे देने से मना कर दिया। हाँ, उस समय टॉड बहुत गुस्से में था, लेकिन अगर फैंग यू की कंपनी में और लोग नहीं होते तो टॉड फैंग यू पर स्टूल फेंक देता। बैसाखी से टॉड के दोनों पैर तोड़ देता है। फिर वह अपने आदमियों को टॉड को सोंग लाओसी इलाके में फेंकने का आदेश देता है। अब सोंग लाओसी के गैंग का कोई छोटा आदमी भी उसकी बेइज्जती करने की हिम्मत करता है तो अफवाहें सच हो सकती हैं। लगता है सोंग लाओसी उसका इलाका हड़पना चाहता है। आप ताई हुआ ट्रेडिंग कंपनी से हैं। यहाँ बॉस कौन है? क्रिपल वांग ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। गुड मॉर्निंग मास्टर क्रिचेस, मैं इस कंपनी का इंचार्ज हूँ। आप मुझे शियाओ यू कह सकते हैं। फैंग यू ने क्रिपल वांग को सिगरेट देते हुए कहा। यो, इतने छोटे हो और तुम बिजनेस चला रहे हो, बुरा नहीं है। अभी उस आदमी के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्रिपल वांग ने पूछा। फैंग यू ने उसे अपना पहला बिजनेस शुरू करने के समय की याद दिलाई थी। वह आदमी सोंग जियाओफेंग का फॉलोअर था। कल सोंग जियाओफेंग ने मुझसे एक कार ली थी और अब वह मेरा बिजनेस छीनना चाहता था। इसी वजह से अभी हमारी बहस हुई। हमारी बहस शुरू ही हुई थी और तुम आ गए। फैंग यू ने जवाब दिया। ठीक है, बेफिक्र रहो, यह इलाका मेरा है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सोंग लाओसी दोबारा नहीं आएगा। तुम बस अपने काम से काम रखो और जितना हो सके उतना कमाओ। अगर ऐसे लोग हैं जो नियम नहीं मानते और तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें बिजनेस करने के लिए मजबूर करते हैं तो तुम आकर मुझे ढूंढ सकते हो। अपने खाली समय में मेरे नाइट क्लब में ज़्यादा आना।
युवाओं को ऐसी जगहों पर ज्यादा आना चाहिए, क्रिप्पल वांग ने कहा। अपाहिज वांग चला गया और फैंग यू और उसके स्टाफ को राहत मिली। ये क्रिप्पल वांग अफवाहों जैसा ही था। हालांकि वह एक गैंगस्टर था, लेकिन वह आम लोगों और दूसरे बिजनेसमैन को नहीं दबाता था। वह सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट आउटलेट्स पर फोकस करता था। आज हुई घटनाओं से ऐसा लगता है कि सोंग लाओसी और क्रिप्पल वांग के बीच युद्ध शुरू होने वाला है। ट्रांसलेटर नोट्स। सपोर्ट के लिए धन्यवाद जोसुए। मैं अपना बेस्ट दूंगा। अध्याय 59। परेशानी खड़ी करने के मौके। फैंग यू ने सबको आने वाले हफ्तों तक बाहर न जाने को कहा। अगर उनके पास करने को कुछ नहीं है तो कंपनी में या घर पर रहें। उसके स्टाफ मोटर फैक्ट्री के फैमिली मेंबर थे और वे फैक्ट्री की डॉर्मेट्री में रहते थे। सोंग लाओसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह उनकी डॉर्मेट्री में जाकर कोई गड़बड़ करे। डॉर्मेट्री में सिक्योरिटी गार्ड थे और वहां 100 के करीब बेरोजगार लड़के रहते थे। ये लड़के लड़ने में बहुत तेज थे। साथ ही मोटर फैक्ट्री मिलिट्री के लिए प्रोडक्ट बनाती है और मिलिट्री के साथ उसके करीबी रिश्ते थे। सोंग लाओसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह मिलिट्री को नाराज करे। फैंग यू भी सोंग शियाओफेंग के बदले से बचने के लिए शहर में अपने अपार्टमेंट में वापस चला गया। फैंग यू का मानना था कि अपाहिज राजा जल्द ही युद्ध शुरू कर देगा। जब ऐसा होगा तो फैंग यू इस मामले को अखबार में रिपोर्ट करने का तरीका ढूंढेगा ताकि बड़े अधिकारी इस मामले पर ध्यान दें। क्रिप्पल वांग के टॉड को अपाहिज करने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं था। उसने सोंग लाओसी से अपने आदमियों के कामों का जवाब मिलने का इंतजार किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन सोंग लाओसी को अभी भी पता नहीं था कि क्या हुआ था। सोंग शियाओफेंग ने यह बात उससे छिपाई थी। टॉड इतने समय से सोंग शियाओफेंग के साथ था और अगर सोंग शियाओफेंग ने इस बात की रिपोर्ट नहीं की तो सोंग लाओसी को भी पता नहीं चलेगा। सोंग लाओसी कोई मामूली इंसान नहीं था। उसने पिछले साल जियांगबेई में एक बड़ा विला बनवाया था। विला 1000 स्क्यू से ज़्यादा का था और सिर्फ इसे बनाने में ही 5 मिलियन RMB से ज़्यादा खर्च हुए थे। उसके विला में बॉलरूम, बार, चेज रूम, सोना, जिम वगैरह थे। रेनोवेशन का खर्च मिलाकर विला का कुल खर्च बहुत ज़्यादा था। सोंग लाओसी अपने विला में दूसरे प्रांतों के 3 अन्य ट्रॉइड बॉस के साथ महजोंग खेल रहा था, तभी कोई कमरे में आया। सोंग लाओसी ने ऊपर देखा तो उसका भतीजा सोंग शियाओफेंग कमरे में आ रहा था। जियाओफेंग, आओ और अपने चाचाओं से मिलो। सोंग लाओसी ने हाथ हिलाया। सोंग जियाओफेंग ने सोंग लाओसी के दोस्तों का बात मानकर स्वागत किया और सोंग लाओसी के पीछे खड़ा हो गया। सोंग लाओसी ने सोंग जियाओफेंग की हरकतें देखीं और वह समझ गया कि सोंग जियाओफेंग को उससे कुछ कहना है। गुआंगझेंग, आओ और मेरे लिए खेलो, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। सोंग लाओसी ने अपने दाहिने हाथ वाले आदमी से कहा। सोंग लाओसी का दाहिना हाथ महजोंग टेबल पर बैठ गया, जबकि सोंग लाओसी सोंग शियाओफेंग के साथ कमरे से बाहर चला गया। जियाओफेंग, आज इतने सारे अंकल मुझसे मिलने आए हैं, तुम्हें मेरे लिए खुश होना चाहिए, सोंग लाओसी ने कहा। सोंग लाओसी बहुत खुश था। ये ट्रॉइड बॉस आज उससे मिलने आए थे, इसका मतलब था कि उन्होंने उसे लोंगजियांग प्रांत में अंडरवर्ल्ड लीडर मान लिया था। वह जल्द ही पूरे प्रांत का अकेला ट्रॉइड बॉस होगा। अंकल, आज टॉड के पैर टूट गए, सोंग शियाओफेंग ने कहा। टॉड, वो जो तुम्हारा पीछा कर रहा था, उसके साथ ये किसने किया? सोंग लाओसी का चेहरा बदल गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टॉड सही था या गलत। टॉड उसके गैंग का मेंबर था और उसका फॉलोअर था। अगर कोई उसके पैर तोड़ता है तो इसका मतलब है कि कोई उसकी इज्जत नहीं कर रहा था। जो लोग उनका सम्मान नहीं करते उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। ये क्रिप्पल वांग था, सोंग शियाओफेंग ने कहा। क्रिप्पल वांग। सोंग लाओसी ने सिगरेट जलाई। क्रिप्पल वांग एक बेरहम इंसान था। अपनी पिछली मीटिंग में वे दोनों एक दूसरे के बिजनेस में दखल न देने पर राजी हुए थे और क्रिप्पल वांग उसके साथ अंडरग्राउंड दुनिया में नंबर 1 पोजीशन के लिए मुकाबला नहीं करेगा। क्रिप्पल वांग ने टॉड के पैर क्यों तोड़े? सोंग शियाओफेंग ने सोंग लाओसी को पूरी बात बताई। बेशक सोंग शियाओफेंग ने कहानी को बड़ा चढ़ाकर बताया था और उसके कुछ हिस्से छोड़ दिए थे। उसने कहा कि टॉड क्रिप्पल वांग के इलाके में कार खरीदने में उसकी मदद करने गया था और क्रिप्पल वांग ने उसकी बात सुने बिना ही उसके दोनों पैर तोड़ दिए। इसके अलावा टॉड ने कहा था कि यह एक गलतफहमी थी और वह सोंग लाओसी का आदमी था और क्रिप्पल वांग अभी भी उसके पैर तोड़ रहा है। सोंग लाओसी ने आंखें सिकोड़ लीं और एस्ट्रे में अपनी सिगरेट बुझाते हुए कहा, तो क्रिप्पल वांग मेरे साथ जंग शुरू करना चाहता है। जरूर क्रिप्पल वांग ने आज इन बॉस के मेरे पास आने की खबर सुनी होगी और वह खुश नहीं था। समय बहुत संयोग से हुआ जिसके कारण सोंग लाओसी ने क्रिप्पल वांग को गलत समझ लिया। असल में क्रिप्पल वांग को पता है कि ये लोग आज सोंग लाओसी घूमने आएंगे, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है। क्रिप्पल वांग का बिजनेस ज़्यादातर बिंग सिटी में था और उसे प्रांत के दूसरे शहरों की कोई परवाह नहीं है। उसका दूसरे शहरों में अपना इलाका बढ़ाने का भी कोई इरादा नहीं है। वह सोंग लाओसी जैसा नहीं था जो कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन के बिजनेस में था। सोंग लाओसी पूरे प्रांत में अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता था और धीरे धीरे दूसरे प्रांतों में भी घुसना चाहता था।
इसलिए सोंग लाओसी को दूसरे प्रांतों में अपना इलाका बढ़ाने के लिए लोंगजियांग का बॉस जैसा टाइटल चाहिए था। सोंग लाओसी जानता था कि कृपल वांग उससे नाखुश था। हालांकि सोंग लाओसी की ताकत कृपल वांग से ज्यादा थी, लेकिन वह उसे एक बार में खत्म नहीं कर सकता था। साथ ही वह सरकार के साथ अपने करीबी रिश्तों का इस्तेमाल कृपल वांग के खिलाफ नहीं कर सकता था। अगर उसने सरकार से कृपल वांग के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा तो वह दूसरों की इज्जत खो देगा। सोंग लाओसी ने अभी अभी ब्रदर के साथ लोंगजियांग के नंबर 1 बॉस के तौर पर अपनी पोजीशन को लेकर एक एग्रीमेंट किया था और अब कृपल वांग उसके लिए परेशानी खड़ी कर रहा है जब दूसरे ट्राइब्स के बॉस उससे मिलने आए। अगर दूसरे शहरों के बॉस को पता होता कि वह अपने घर का भी ध्यान नहीं रख सकता तो वे उसे नंबर 1 नहीं मानते। सोंग लाओसी ने कहा कि बिंग शहर में हर कोई उनसे डरता है और उनका सम्मान करता है। उनका भविष्य में प्रांतीय सरकार में पद पाने का भी इरादा है। हमने पुलिस स्टेशन को गिफ्ट भेजे थे और अगर हमें कोई परेशानी होती है तो वे कार्रवाई करने के लिए मजबूर हैं। हम उनसे किसी को अरेस्ट करने की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें हमें ऐसा दोबारा होने से बचाना होगा। हम उनसे भविष्य में और पैसे स्पॉन्सर करने का वादा कर सकते हैं। वू जीगांग से मोटर फैक्ट्री के डायरेक्टर ली को ढूंढने के लिए कहो। बस उसे बता दो कि ताइहुआ ट्रेडिंग और मोटर फैक्ट्री के बीच का कॉपरेशन बंद हो जाएगा क्योंकि हमारी कंपनी डूब गई है और हम अपना बिजनेस बंद कर देंगे। मोटर फैक्ट्री के पास अभी भी बिंग सिटी में कुछ अधिकार हैं। अगर मोटर फैक्ट्री सरकार को कार्रवाई करने के लिए मना लेती है तो सोंग लाओसी और कोई परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगा। सेनलियांग से कहो कि वह मेरे घर आए। वह मेरे साथ कृपल वांग को ढूंढेगा और कृपल वांग से सोंग लाओसी से निपटने के लिए कहेगा। मैं देखना चाहता हूं कि सोंग लाओसी हमारे साथ क्या कर सकता है। अरे हाँ, हमें वेयरहाउस को फिर से ठीक करना होगा। उन खाली बोतलों को पूरे वेयरहाउस में फेंक देना चाहिए और हमारे वेयरहाउस को पहले से भी बदतर बना देना चाहिए। फैंग यू ने कहा। फैंग यू और सनलियांग 7 से 8 एंटरटेनमेंट आउटलेट्स पर गए इससे पहले कि उन्हें कृपल वांग एक बात सेंटर में मिल गया। मास्टर क्रिचेस, मैं आपसे मदद मांगने आया था, फैंग यू ने उदास होकर कहा। कृपल वांग ने कुछ देर सोचा और कहा, आप वेयरहाउस एरिया में ट्रेडिंग कंपनी से जियाओ फैंग हैं। क्या हुआ? क्या किसी ने आपकी कंपनी में परेशानी खड़ी कर दी? कृपल वांग हैरान था। कल उसने अपने आदमियों को कहा था कि वे चुपचाप रहें और बेवजह परेशानी न खड़ी करें, लेकिन अगले दिन कुछ हुआ। कौन था जिसे उसकी बात नहीं माननी पड़ी? मास्टर क्रिचेस, मैंने 100,000 RMB का लाल पैकेट तैयार किया था। प्लीज़ मास्टर सोंग से बात करने में मेरी मदद करें। हमने टॉड को कुछ नहीं किया और उनके पास हमारे वेयरहाउस और कंपनी को तोड़ने का कोई कारण नहीं था। फैंग यू ने कहा। तुमने क्या कहा? उस कमीने सोंग शियाओफेंग ने अपने आदमियों को भेजकर तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर दिया। कृपल वांग गुस्से से कांप उठा। ये सोंग शियाओफेंग, उससे माफ़ी मांगने के बजाय वह अब भी उसके इलाके में मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत कर रहा है। इसका मतलब है उस पर जंग का ऐलान करना। हाँ, हमें बहुत नुकसान हुआ है। वेयरहाउस में मेरा सारा सामान खराब हो गया। मास्टर क्रिचेस, मैं अपना बिजनेस जारी नहीं रख पा रहा हूँ, फैंग यू ने कहा। उसने 100,000 RMB नोटों का एक बंडल निकाला और उसे टेबल पर रखकर कृपल वांग की ओर बढ़ा दिया। लेकिन कृपल वांग ने RMB का हिस्सा वापस फैंग यू को दे दिया। अगर उसने ये 100,000 RMB मान लिया तो यह उसके बनाए नियमों के खिलाफ होगा। भविष्य में वह अपने फॉलोअर्स से कैसे इज्जत पाएगा? तुम ये पैसे वापस ले लो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे लिए यह मामला सुलझा दूंगा, कृपल वांग ने कहा। अध्याय 60 ताबीज। सोंग लाओसी ने दूसरे शहरों के बॉस को अपने विला से बाहर भेज दिया था और कृपल वांग को ढूंढने जा रहा था। उसका दाहिना हाथ लीगवांग जेंग उसके पास आया और उसे बताया कि कृपल वांग ने अपने आदमियों को यह बताने के लिए भेजा है कि वह आज रात जिनली नाइट क्लब में उनका इंतजार करेगा। सोंग लाओसी का चेहरा उदास हो गया। उसे अभी कृपल वांग को ढूंढना था और कृपल वांग उसके साथ मुसीबत मोल लेने आया था। लगता है पिछले कुछ महीनों से चुप रहने की वजह से कृपल वांग को लगने लगा था कि वह कमज़ोर है। हालांकि जिनली नाइट क्लब कृपल वांग का इलाका था, लेकिन सोंग लाओसी डरे नहीं। उनके पास ज़्यादा आदमी थे और उनके आदमी कृपल वांग के आदमियों से ज़्यादा खतरनाक थे। इसके अलावा जिनली नाइट क्लब भी बिंग शहर में है। बिंग शहर में सोंग लाओसी किसी से नहीं डरता। अगर कृपल वांग ने उससे लड़ने की हिम्मत की तो वह देखेगा कि पहले कौन मरता है। फैंग यू पुलिस अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर अपने नुकसान का हिसाब लगा रहा था। शुरू में तो गोदाम लगभग खाली था, कुछ सैंपल के अलावा ज़्यादा स्टॉक नहीं था। साथ ही सोंग शियाओफेंग के आदमी गोदाम में नहीं घुसे। उन्होंने बाहर का ताला भी नहीं तोड़ा। उन्होंने बस अपने दरवाज़ों पर पेंट छिड़का और दरवाज़ों को नुकसान पहुंचाने के लिए पत्थर और लोहे की सलाखों का इस्तेमाल किया। लेकिन फैंग यू ने अपने आदमियों को एक नकली क्राइम सीन बनाने दिया। उसके आदमियों ने बाहर से हथौड़े से ताला तोड़ दिया और सारे सैंपल फर्श पर पटक दिए। इससे गोदाम गंदा हो गया। ऑफिसर जी, ये देखो,
हमारे वेयरहाउस को हुए सारे नुकसान को देखो। मुझे लगा था कि इन 2 महीनों में हमने अपना काम कर दिया है। हमने तुम्हारे स्टेशन के लिए खाना और कपड़े स्पॉन्सर किए थे। अब हमारी कंपनी ऐसी हो गई है, किसी को इसका हिसाब देना होगा। ली शिकियांग ने जोर से कहा। फैंग यू ने चुपके से सिर हिलाया। किरिलेंको के साथ पिछली 2 डील से उनके सप्लायर्स के साथ अच्छी पार्टनरशिप हुई थी। हर बार जब सप्लायर अपना सामान भेजते हैं तो वे उन्हें कुछ फ्री गिफ्ट या सैंपल भी भेजते हैं। इसके बाद फैंग यू अपने स्टाफ को इन सैंपल और गिफ्ट को आपस में बांटने देगा। जो बचेंगे उन्हें वह पुलिस स्टेशन भेज देगा। हालांकि ये गिफ्ट महंगे नहीं थे, लेकिन काम के थे। वे गिफ्ट ज़्यादातर खाने की चीज़ें थीं, जैसे चावल, तेल, सिगरेट वगैरह। इस ज़माने में ज़्यादातर लोग गरीब थे। जब पुलिस चीफ ने अपने आदमियों को ये फ्री गिफ्ट और सैंपल दिए तो उन्हें भी गर्व महसूस हुआ। जियाओ ली, जियाओ फैंग, चिंता मत करो। क्या तुम सबने हाल ही में किसी को नाराज़ किया है? अगर हमें इस केस की जांच करनी है तो हमें भी एक डायरेक्शन चाहिए। पुलिस चीफ ऑफिसर जी ने कहा। उसे ताई हुआ ट्रेडिंग कंपनी से गिफ्ट मिले थे और उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि कंपनी के साथ ऐसा हुआ। मुझे कैसे पता? हम बिजनेस कर रहे हैं और हम आसानी से लोगों को नाराज़ नहीं करते। ऑफिसर जी, क्या आप इस एरिया में पेट्रोलिंग के लिए और लोगों को बुला सकते हैं? मेरी रिक्वेस्ट ज़्यादा नहीं है ना? फैंग यू ने कहा। उसने कहा कि ऐसा इसलिए था ताकि ली शिकियांग सोंग शियाओफेंग के बारे में कुछ न कह सके। अगर फैंग यू या ली शिकियांग ने सोंग शियाओफेंग के बारे में कुछ कहा भी तो ऑफिसर जी भी इस बारे में कुछ करने की हिम्मत नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा वह किसी को जिम्मेदार ठहरा देंगे। अगर ऐसा हुआ तो इसके नतीजे भुगतने होंगे। सोंग शियाओफेंग उनसे फिर बदला लेगा। अगर फैंग यू ने सोंग लाओसी के खिलाफ कोई कदम उठाया तो वह सोंग लाओसी को सत्ता में वापस आने का कोई मौका नहीं देना चाहेंगे। यह ठीक है, मैं वापस जाकर बाकी लोगों से बात करूंगा, ऑफिसर जी ने कहा। ऑफिसर जी जाना चाहते थे लेकिन फैंग यू ने उन्हें रोक दिया। ऑफिसर जी, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या हमें पुलिस का साइनेज मिल सकता है? एक साइनेज? आपको कौन सा साइनेज चाहिए? हमारा पुलिस स्टेशन साइनेज नहीं देता है, ऑफिसर जी ने जवाब दिया। वह हैरान था। फैंग यू ने आह भरी। आने वाले सालों में दरवाजे पर पुलिस का लोगो और कॉन्टैक्ट नंबर वाला पुलिस साइन लगाने से उस घर या बिजनेस के लिए परेशानी खड़ी करने वाले लोग कम होंगे। बहुत से लोग सोचेंगे कि यह बिजनेस पुलिस से जुड़ा हुआ है। अब फोटो मांगना तो असलियत में मुमकिन नहीं था, लेकिन पुलिस से एक साइन बोर्ड मिलना और उस पर यह शब्द लिखना, पुलिस के पार्टनर, हम सब मिलकर एक सुरक्षित देश बनाएंगे, इससे दूसरे लोग सोचेंगे कि यह कंपनी किसी पुलिस चीफ के प्रोटेक्शन में है। जो लोग परेशानी खड़ी करना चाहते हैं वे 2 बार सोचेंगे। ऑफिसर जेड, ये बस एक आम साइनेज है, बिल्कुल एक ताबीज़ की तरह जो उन लोगों को दूर भगाता है जो हमारे लिए परेशानी खड़ी करना चाहते हैं। अरे हाँ, मैंने आपके स्टेशन के लिए 50 विंड और रेन फैन तैयार किए थे ताकि आपका काम करने का माहौल बेहतर हो सके। फैंग यू ने समझाया। अरे, तुम्हें सच में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिसर जी ने खुशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उनके ऑफिस में अभी भी पंखे नहीं हैं और उनका बजट भी टाइट था। नहीं, हम पुलिस के पार्टनर हैं और हम मिलकर एक सुरक्षित देश बना रहे हैं। अपना सपोर्ट दिखाने के लिए मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ, फैंग यू ने कहा। ऑफिसर जेड के जाने के बाद फैंग यू ने ली शिकियांग को बुलाया। हालांकि उसने पुलिस चीफ को अपनी तरफ खींच लिया था, लेकिन उन्हें ऑफिसर जेड के अंडर के लोगों का भी ध्यान रखना है, खासकर पेट्रोल ऑफिसर्स का। इन ऑफिसर्स को नाइट पेट्रोल अलाउंस मिलना चाहिए। इन अलाउंस से इन ऑफिसर्स को पेट्रोलिंग के दौरान कुछ खाने को मिलेगा। अच्छा होगा अगर सोंग लाओसी को ये गलतफहमी हो जाए कि उनके पुलिस से अच्छे कनेक्शन हैं। साथ ही उन्हें ऑफिसर जी से ऊपर के अधिकारियों से भी अपने रिश्ते बनाने होंगे। ऑफिसर जी को सेटल करने के बाद वू जीगांग और दूसरा स्टाफ वापस आ गया। उन्होंने साइकिल चलाई थी और उन्हें पसीना आ रहा था। जिगांग, डायरेक्टर ली ने क्या कहा? फैंग यू के मुंह खोलने से पहले ही ली जिगांग ने पूछा। डायरेक्टर ली इसमें शामिल होने को तैयार नहीं हैं, लेकिन वे मैनेजर फैंग के आधार पर हमें एक साइनेज देने को तैयार थे। हाइड्रो पावर स्टेशन अभी अभी बनकर तैयार हुआ था और मोटर फैक्ट्री उनसे पेमेंट लेगी। फिलहाल मोटर फैक्ट्री के पास फंड की कमी नहीं थी। अगर मोटर फैक्ट्री फैंग यू की मदद करने को तैयार थी तो उन्हें बस सरकार में अपने सीनियर्स को इस मामले के बारे में बताना था और कोई सोंग लाओसी को रोकने के लिए चेतावनी देगा। लेकिन फैंग यू के पास दूसरे तरीके थे। वह सिटी गवर्नमेंट से दूसरा ताबीज ले सकता था। डिप्टी चीफ झांग, क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूँ? फैंग यू ने पूछा। ओह, मैं मैनेजर फैंग बोल रहा हूँ। अंदर आइए। आज आप यहाँ क्यों आए हैं? झांग रुइक्यांग ने पूछा। चीफ झांग, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मैं अपनी ट्रेडिंग कंपनी बंद कर रहा हूँ। मुझे क्या प्रोसेस करने होंगे? फैंग यू ने कहा। झांग रुइक्यांग हैरान थे। ताइहुआ ट्रेडिंग उन कंपनियों में से एक थी जिन्हें उनके डिपार्टमेंट ने परमिट दिलाने में मदद की थी।
2 दिन पहले भी चीफ ने ताई हुआ ट्रेडिंग की तारीफ की थी। अकेले इस महीने 3 मिलियन रूबल से ज़्यादा के ट्रेड हो चुके थे। डिपार्टमेंट का अभी भी इरादा है कि ताई हुआ ट्रेडिंग को दूसरी ट्रेडिंग फर्मों के लिए एक मिसाल बनाया जाए जिससे वे सीख सकें। मैनेजर फैंग, क्या हुआ? क्या उस रशियन ने आपको धोखा दिया? झांग रुईक्यांग ने चिंता से पूछा। नहीं, वह रशियन मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। मेरी कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल थी, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता कि मैंने किसे नाराज़ किया और कल मेरी कंपनी और वेयरहाउस में मेरा सामान किसी ने तोड़-फोड़ कर नष्ट कर दिया। पुलिस को अभी तक दोषी नहीं मिला है। दिन रात चिंता करने के बजाय मैं अपना बिजनेस बंद करना पसंद करूंगा। मैं अपना बिजनेस शेन सिटी ले जाने की तैयारी कर रहा हूं। हालांकि यह थोड़ा मुश्किल होगा, फिर भी यह अभी से बेहतर होगा। फैंग यू ने कहा। मैनेजर फैंग, शेन सिटी सोवियत यूनियन से काफ़ी दूर है। इसके अलावा आपको वहां से सब कुछ फिर से शुरू करना होगा और यह बिंग सिटी जितना आसान नहीं होगा। आप निश्चिंत रहें, मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के चीफ झाओ को फ़ोन करके आपकी प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा। वह इस पर ध्यान देंगे और कुछ गैंगस्टर्स को आपको परेशान नहीं करने देंगे। झांग रुईक्यांग ने कहा। यह ठीक है। वैसे पुलिस स्टेशन ने मुझे एक आइडिया दिया है। अगर मैं अपने दरवाजे पर कुछ सरकारी अवार्ड लगा सकूं, तो यह इन उपद्रवियों के खिलाफ बहुत असरदार होगा। क्या आपका फॉरेन ट्रेड डिपार्टमेंट मुझे कोई अवार्ड दे सकता है? फैंग यू ने पूछा। झांग रुईक्यांग ने फैंग यू की तरफ देखा। क्या यही उसके यहाँ आने का असली मकसद होना चाहिए? लेकिन कोई बात नहीं, वे इतने समय से इस तरह के अवार्ड और साइनेज दे रहे थे। साथ ही उसने बिंग सिटी में ट्रायड्स और गैंग्स के बारे में सुना था। उसके सुपीरियर का इरादा उसे शहर में इन्वेस्टमेंट लाने और इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने का इंचार्ज बनाने का था। झांग रुईक्यांग लंबे समय से इन गैंग्स और ट्रायड्स को बिंग सिटी से बाहर निकालना चाहता था। ठीक है, जब ये तैयार हो जाएगा तो मैं अपने आदमियों से इसे भेजवा दूंगा। भविष्य में अगर मैनेजर फैंग को कुछ भी खरीदने की ज़रूरत पड़ी तो हमारे सरकारी कंपनियों को सपोर्ट करना याद रखना। झांग रुईक्यांग ने कहा। कोशिश ज़रूर, मैं इस पर ध्यान दूंगा। धन्यवाद चीफ झांग, फैंग यू ने जवाब दिया। दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते किया और चीफ झांग ने फैंग यू से कुछ रिक्वेस्ट भी की, जिसे उन्होंने खुशी खुशी मान लिया। फॉरेन ट्रेड हॉल से निकलने के बाद फैंग यू को फ्रेश महसूस हुआ। इतने सारे ताबीज़ों के साथ सोंग जियाओफेंग फिर से ताई हुआ ट्रेडिंग कंपनी को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। और कुछ और दिनों में सोंग जियाओफेंग एक कलश में होगा। यहाँ हर कहानी का एंड अगले राज की शुरुआत होता है। स्टोरी लूप इंडिया, सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट स्टोरी।